हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। होपफुली सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि गेट के एग्जाम में, गेट 2025 के एग्जाम में बहुत ही लिमिटेड टाइम बचा हुआ है। ठीक है, 3 महीने के आसपास टाइम बचा हुआ है। अब इसमें एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आप लोग अपने साइड से तो मेहनत कर ही रहे होगे, उसमें से बेटा मैं जस्ट आप लोगों की कुछ हेल्प करने वाला हूं, कुछ आप लोगों को एडिशनली चीजें प्रोवाइड करने वाला हूं फ्री में। तो आप लोग यहां पे देख पा रहे होंगे, ये बेटा मास ट्रांसफर ऑपरेशन केमिकल इंजीनियरिंग के लिए बेटा 15 डेज का फ्री क्रैश कोर्स हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, राइट। सभी लोग इस सीरीज को कंटिन्यूअसली फॉलो करेंगे, रेगुलर रहेंगे। इस सीरीज के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं। बेटा जो ये मास ट्रांसफर ऑपरेशन की हम लोग सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, इस सीरीज में कंप्लीट मास ट्रांसफर ऑपरेशन आप लोगों को कवर करवाया जाएगा, डोंट वरी। इस सीरीज में आप लोगों के क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे और पूरी थ्योरी भी कंप्लीट करवाई जाएगी। 11 चैप्टर है, 11 चैप्टर के 11 चैप्टर ही आप लोगों को कंप्लीट करवाए जाएंगे। डिफ्यूजन से हम लोग स्टार्ट करेंगे और मेम्ब्रेन सेपरेशन जो एडिशनल टॉपिक था वहां पे जाके हम लोग एंड करेंगे। हर एक चैप्टर, हर एक चीज बहुत ही प्रॉपर तरीके से यहां पे करवाई जाएगी। बस कंडीशन यही रहेगी कि हम लोग बड़े बड़े डेरिवेशंस को स्किप करेंगे, पॉइंट वाइज सारी थ्योरी हम लोग करने वाले हैं। ये सीरीज किन बच्चों को करना चाहिए? ये सीरीज हर एक स्टूडेंट को करना चाहिए जो गेट 2025 राइट करने वाला है। जो बच्चा गेट 2025 लिखने वाला है और मास ट्रांसफर जैसे स्कोरिंग सब्जेक्ट को तो आप लोगों को कंप्लीट करना ही है। लिमिटेड टाइम पे हम लोग करने वाले हैं, आप लोगों को मैंने बता दिया है। इसी टाइम पर 7 बजे बेटा ये डेली क्लास आप लोगों की रहेगी। बस कंडीशन यही रहेगी कि आप लोग डेली बेटा लाइव अटेंड करेंगे, तभी ये बीच के लेक्चर्स आप लोगों को स्किप नहीं मिलेंगे। तो आप लोगों को ऐसा नहीं होगा कि बीच में ये सीरीज बंद कर दी जाएगी। मैं चाहता हूं कि सभी लोग रेगुलर रहें, लाइव अटेंड करें। मेरे साइड से रिकॉर्डेड लेक्चर आएंगे, लेकिन आपको अपने एंड से बेटा लाइव ही करना है। डेली बेसिस पर आप 7 बजे आ जाओ, फ्री होके बैठ जाओ। 1.5 घंटे का लेक्चर चलेगा, 90 मिनट का एवरी सेशन रहने वाला है। कंप्लीट यहां पे बेटा आप लोगों का कोर्स करवाया जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। बस आपको क्या काम करना है, अपने साइड से 100% एफर्ट डालना है और डेली बेसिस पर आपको बेटा लाइव क्लास ही करनी है, तभी आप कंप्लीट कर पाओगे। इनकेस आपने ये सोचा मैं रिकॉर्डेड इसको बाद में कर लूंगा, पहले लेक्चर हो जाए, तो फिर बेटा चीजें नहीं हो पाती हैं। ट्रस्ट में चीजें नहीं हो पाती हैं। तो आप लोग ट्राई करेंगे कि सभी लोग लाइव ही लेक्चर्स को करेंगे, राइट। कुछ भी हो जाए, 1.5 घंटे आपको बैठना है। भले ही सेशन में 5 बच्चे क्यों ना देखें, 10 बच्चे क्यों ना देखें, लेकिन आपको डट के बैठना है, क्योंकि कंटेंट में कमी नहीं होगी। स्ट्रेंथ में आप लोगों की कमी हो सकती है, लेकिन कंटेंट उसी एनर्जी के साथ मिलेगा जब तक ये बेटा आप लोगों का सब्जेक्ट एंड नहीं हो जाता है, राइट। तो इस सब्जेक्ट को प्रॉपर तरीके से यहां पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बस 2 से 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो आप लोग सुन लो बेटा। कुछ चीजें हैं वो यहां पे मैं आप लोगों को बता देता हूं। यहां पे आप लोग देख पा रहे होंगे, गेट 2025 के लिए जो भी स्टूडेंट टारगेट कर रहा है और अनअकैडमी उसको बेटा प्लस लेना है, लाइक अदर सब्जेक्ट उसको जल्दी से कंप्लीट करने हैं। अभी मेरा स्टार्ट होने वाला है, प्लांट डिजाइन इकोनॉमिक्स और मैकेनिकल ऑपरेशन स्टार्ट होगा। इसके साथ साथ आप लोगों के करंट टाइम पे जो बेटा अभी आप लोगों का चल रहा है, फ्लूइड मैकेनिक्स आपका देवेंद्र पुनिया सर का चल रहा है। तो ये क्रैश कोर्स आपको प्लस से करने हैं, सारे सब्जेक्ट करने हैं। तो अनअकैडमी ऑफर अभी आप लोगों को बेटा प्रोवाइड कर रहा है 5,999 में, जहां पे 3+1 मंथ का बेटा आप लोगों को एक्सटेंशन मिल रहा है। आप रेफरल कोड यूज कर लेंगे MR100 और इस कोड को यूज करते हुए आप लोग बेटा अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक कुछ भी आपको ज्वाइन करना है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एंड यहां पे जस्ट बेटा मैं आप लोगों से बात करूंगा, जो भी स्टूडेंट टारगेट कर रहे हैं गेट 2026 के लिए प्लान कर रहे हैं, तो 26 के लिए प्लान कर रहे होंगे, तो यहां पे बेटा 15 मंथ का जो फीस है वो है 14,999। जिन बच्चों का टारगेट लंबा है 2026, वो लोग बेटा 15 महीने का कोर्स लेकर अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। रेफरल कोड डाल देंगे MR100, ठीक है। इस रेफरल कोड को डालते ही आप लोग बेटा कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे। और जैसे ही आप कोर्स को ज्वाइन करते हो, मेरे से एक बार डिस्कस कर लेंगे। यहां पे बेटा कमेंट बॉक्स में आपका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, ओके। इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे और मेरे से आप लोग बात करके ही आगे कंटिन्यू करेंगे। रेफरल कोड यहां पे देखो पड़ा हुआ है MR100, सारे फीचर्स आप लोगों को मिल जाएंगे। जैसे ही आप लोग इस कोड को यूज करते हैं तो आप मेरा गाइडेंस ले पाते हैं, ओके, ले सकते हैं। आप लोगों को एक डेडिकेटेड ग्रुप मिलेगा जहां पे अपनी डेली बेसिस पर आप लोग अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और बेटा जब भी आपकी गेट की रैंक आ जाएगी, उसके बाद जो काउंसलिंग वाला पार्ट होगा वो मैं पूरा आप लोगों का हैंडल करूंगा। तो यूज द कोड MR100 एंड अनअकैडमी प्लस आप लोग ज्वाइन करो। और यहां से आपको बेटा कोई भी दिक्कत रहती है तो मेरे से आप लोग बात करके आप लोग आगे अपना प्लान को भी रेडी कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोग चीजों को फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल यहां पे हम लोग बेटा क्रैश कोर्स की बात करना स्टार्ट करते हैं। यहां पे हम लोग क्रैश कोर्स के बारे में श्री गणेश करने जा रहे हैं, तो इस सीरीज को आप लोग सभी लोग फॉलो करेंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। चलो फिर हम लोग बेटा यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे और कंटिन्यूअसली हम लोग इसको आगे तक लेकर जाएंगे, ठीक है। एंड तक आप लोगों को देखना है, रेगुलर रहना है, बने रहना है, डटे रहना है और मजबूती के साथ आप लोगों को बेटा आगे बढ़ना है, ठीक है। चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से टॉपिक मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं? मुझे लगता है यहां पे जितने भी बच्चे प्रेजेंट हैं सारे लोगों ने ये टॉपिक्स कवर कर लिए हैं।
हाँ हाँ ठीक है, उसके अलावा भी आप लोग करो, ठीक है, कुछ बुक से क्वेश्चन कर लो, कुछ MR100 सीरीज के मैंने MR100 की सीरीज जो ली थी उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, वहां से कर लेना। ओके चलो, आप लोगों के मैं टॉपिक कौन कौन से कवर करवा चुका हूं। आप लोगों का डिफ्यूजन कवर हो चुका है, मास ट्रांसफर आपका मास ट्रांसफर कोफिशिएंट कवर हो चुका है, एब्जॉर्प्शन कवर हो गया, ड्राइंग, डिस्टिलेशन, ह्यूमिडिफिकेशन, और कल आप लोगों का एडजॉर्प्शन भी कवर हो गया था। तो 7 आपके चैप्टर आप लोगों के यहाँ पे कंप्लीट हो चुके। आज हम लोग लास्ट चैप्टर की बात करेंगे, दैट इज द एक्सट्रैक्शन। ठीक है चलो, तो हेडिंग सारे लोग डाल देंगे एक्सट्रैक्शन, हेडिंग सारे लोग न्यू पेज में डाल देंगे एक्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज द एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन है क्या। ठीक है, थोड़ा सा मोमेंटम हम लोग लेंगे, फिर हम लोग आगे मूव कर जाएंगे थोड़ा तेजी से। चलो, व्हाट इज द एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन की मैं बात करूं तो एक्सट्रैक्शन है क्या एक्चुअली। ठीक है, एक्सट्रैक्शन क्या होता है, किसी भी चीज का निचोड़। आपको मैं हिंदी में बताऊं, एक्सट्रैक्ट करना, जैसे आपको किसी सीड से ऑयल को एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है, आपने क्रश कर दिया, उससे आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया। ओके, ये हो गया मैकेनिकल एक्सट्रैक्शन। ठीक है, मास ट्रांसफर में किस तरीके से हम लोग एक्सट्रैक्शन की बात करेंगे उसकी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे 2 टाइप के आप एक्सट्रैक्शन देखेंगे, यहाँ पे आप 2 टाइप के एक्सट्रैक्शन देखेंगे मास ट्रांसफर में, जो आप लोग पढ़ोगे 2 टाइप के। एक आप पढ़ेंगे लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन, एक आप पढ़ेंगे लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन, लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन, लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन, और दूसरा टाइप आप पढ़ेंगे सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन, सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन, सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन, सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन। सर लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन का क्या मतलब है। लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन का ये मतलब है कि जो आपकी फीड है वो भी आपके लिक्विड के फॉर्म में होगी, और जो आपका सॉल्वेंट होगा वो भी लिक्विड के फॉर्म में होगा। ठीक है, फीड एंड सॉल्वेंट बोथ विल बी इन लिक्विड फेज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन। सेपरेशन कैसे होगा अभी हम लोग आगे बात करेंगे। सॉलिड लिक्विड सेपरेशन का क्या मतलब है कि जो आपकी फीड है वो सॉलिड है, और जो एक्सट्रैक्टिंग कंपोनेंट है दैट इज द लिक्विड। इसको बोलते हैं सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन। दोनों के मतलब सारे लोग समझ लो, ये 2 टाइप के आप लोग मास ट्रांसफर में एक्सट्रैक्शन पढ़ते हो। एक पढ़ते हो लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन, इसका क्या मतलब है कि जो आपकी फीड है वो भी लिक्विड के फॉर्म में है, और जो सॉल्वेंट है एक्सट्रैक्टिंग कंपोनेंट है दैट इज द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट भी आपका किस स्टेज में है, लिक्विड स्टेज में। इसको क्या बोलेंगे, लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन। दूसरा सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन, इसका क्या मतलब है कि जो फीड है वो आपकी सॉलिड फॉर्म में है, और जो लिक्विड है वो आपका, जो सॉल्वेंट है वो आपका लिक्विड फॉर्म में है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन। ओके, दोनों में जो लिक्विड है, सॉल्वेंट क्या है वो आपका लिक्विड स्टेज में होगा। इनकेस आपका सॉल्वेंट ये गैस स्टेज में होता तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, आपका लिक्विड और ये जो स्टिपिंग और एब्जॉर्प्शन हो जाता। ठीक है, आपका लिक्विड और गैस का जहां पे कांटेक्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। जहां पे सिर्फ लिक्विड लिक्विड मास ट्रांसफर की बात करेंगे वहां पे क्या आएगा, टर्म एक्सट्रैक्शन आएगा। तो हर आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हो। ठीक है, तो सॉलिड गैस मास ट्रांसफर उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, एब्जॉर्प्शन नाम दे देते हैं। और लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन की बात करेंगे तो जहां पे लिक्विड लिक्विड सेपरेशन होगा वहां पे हम लोग क्या बात करेंगे, एक्सट्रैक्शन। इसी को रिलेट आप लोग डिस्टिलेशन से भी कर रहे होंगे कि सर डिस्टिलेशन में भी तो अपनी फीड क्या थी, लिक्विड थी, लेकिन डिस्टिलेशन में आप लोग देख रहे थे वहां पे जो आप सेपरेशन कर रहे थे सिर्फ फीड के कंपोनेंट का सेपरेशन कर रहे थे, उसको वाया सप्लाई सम हीट, आप हीट को सप्लाई करके। ओके, यहां पे क्या कर रहे हो, यहां पे आप हीट को सप्लाई नहीं कर रहे हो, यहां पे एक अदर आप सॉल्वेंट मिला रहे हो जो कि एक लिक्विड फॉर्म में है। इस सॉल्वेंट की हेल्प से आप सेपरेशन कर रहे हो। ठीक है, तीनों यूनिट आप लोग एक साथ कनेक्ट करो। जो आप डिस्टिलेशन कर रहे थे उसमें भी आपकी फीड लिक्विड फॉर्म में थी, उसमें भी फीड लिक्विड फॉर्म में थी। जो फीड में ही आपके 2 कंपोनेंट थे, उन दोनों कंपोनेंट को आप लोग जो सेपरेट कर रहे थे उनके बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस की बेसिस पे कर रहे थे। अब सपोज कर लो कि वो जो दोनों कंपोनेंट है उनके बॉइलिंग पॉइंट में कोई डिफरेंस नहीं आया तो आप डिस्टिलेशन नहीं यूज कर सकते हो। व्हाट इट, तब आप डिस्टिलेशन नहीं यूज कर सकते हो, तो बहुत क्लोज बॉइलिंग पॉइंट होंगे 2 कंपोनेंट के, तो उस केस में आप क्या यूज करोगे, एक्सट्रैक्शन यूज करोगे। ठीक है, उसमें क्या होगा कि एक आप ऐसा सॉल्वेंट डालोगे जो कि एक उस फीड में जो एक कंपोनेंट है उस सॉल्वेंट के साथ क्या होगा, मिसविल होगा, उसको क्या कर लेगा, एक्सट्रैक्ट कर लेगा। इसके बेसिस पे हम लोग क्या बात करते हैं, लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन। तो इस वजह से हम लोग एक्सट्रैक्शन लिक्विड लिक्विड अलग पढ़ते हैं, डिस्टिलेशन अलग पढ़ते हैं। उसका आप लोगों को पर्पज आ गया समझ में, और इसका पर्पज समझ में आ गया। तो इसको हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हर चीज आप डिस्टिलेशन से नहीं सेपरेट कर पा रहे थे। ओके, डिस्टिलेशन से हर एक चीज सेपरेट नहीं कर पा रहे थे, और हर एक चीज आप कर भी नहीं पाओगे क्योंकि बहुत सारे कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो हीट सेंसिटिव होते हैं। आप उनको थोड़ा आप गर्म करेंगे तो उनकी क्वालिटी इफेक्टेड हो जाएगी। ठीक है, तो आप उन चीजों को आप गर्म नहीं कर सकते हो, तो सारी चीजें नहीं गर्म, क्योंकि हीट सेंसिटिव मटेरियल भी होते हैं। तो हीट जो सेंसिटिव मटेरियल्स होते हैं उनको भी हम लोग किसके
हेल्प से हम लोग सेपरेशन करते हैं, लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन की हेल्प से सेपरेशन करते हैं। ये थ्योरेटिकल वाला पार्ट था जो कि मैंने 2-3 मिनट में कवर कर दिया। सारे लोगों को बात आ गई समझ में? क्लियर? व्हाई वी आर स्टडिंग द लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन, ठीक है, और डिस्टिलेशन क्यों पढ़ रहे थे और एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है, तीनों में कोरिलेशन आ गया सारे लोगों को समझ में? यस और नो? सारे लोग थोड़ा कमेंट बॉक्स में अपनी एक्टिविटी को दिखाते रहेंगे। क्लियर है ना? ठीक है, चलो क्लियर पूरा ना। तो आप लोग समझो ज्यादा, ठीक है, दिमाग में ज्यादा चीजें आपके बैठेंगी, वही आपके लॉन्ग टाइम के लिए रहेंगी। कॉपी वाली चलो ठीक है अलग बात होती है, लेकिन आपके दिमाग में ज्यादा चीजें होनी चाहिए। ठीक है जी, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ग्रेट ना। अब मैं आगे बात करूंगा, तो इसके जैसे मैं आगे बढ़ूं लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन, और इसके बाद अब मैं थोड़ा सा आ जाता हूं इसी में अपने ना। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, अच्छा एक चीज और देखो, एक चीज और यहां पे एक नाम और दे दो, जो सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन है इसका एक नाम और होता है, इसका एक नाम और होता है जो सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन, इसी को आप लोगों ने एक टर्म नाम दिया होगा लीचिंग, इसी का नाम दिया होगा लीचिंग। ठीक है, आप लोगों ने बीटेक में पढ़ा होगा लीचिंग, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीचिंग, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीचिंग। सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन मतलब क्या हुआ, कोई आपका सीड्स है, ठीक है, कोई आपकी सीड है, ठीक है, सीड्स प्लस आपने सॉल्वेंट मिलाया, सॉल्वेंट मिलाया, ठीक है, तो सीड में जो आपका कंपोनेंट ए था, मैं बोलूं कि सॉल्यूट था, वो इस सॉल्वेंट के साथ क्या हो जाएगा, एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, इस सॉल्वेंट के साथ क्या हो जाएगा, एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो आप क्या करते हैं, कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिनका आप एक्सट्रैक्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम सॉल्वेंट। यस, आप बोलोगे कि सर सीड से ऑयली निकालने वाली बात है, तो हम उसको क्रश कर देंगे, हम उसको क्या कर देंगे, क्रश कर देंगे, ऑयल निकल आएगा। ये भी तो आप बोल सकते हो कि भैया सर उसको क्रश करके भी निकाला जा सकता है, लेकिन दिस इज नॉट मास ट्रांसफर ऑपरेशन। ठीक है, ये क्या हो गया, मैकेनिकल ऑपरेशन हो गया, जहां पे आपने सीड को वाया मैकेनिकल फोर्स के थ्रू आपने उसका एक्सट्रैक्शन कर लिया, उसको सेपरेट कर दिया। ठीक है, तो वो मास ट्रांसफर ऑपरेशन नहीं हुआ, वहां पे कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से आप लोगों का सेपरेशन नहीं हो रहा है। यहां पे जो सेपरेशन हो रहा है वो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से सेपरेशन हो रहा है, क्योंकि सीड में जो ए है उसकी कॉन्सेंट्रेशन अलग है और जो सॉल्वेंट है उसमें कॉन्सेंट्रेशन अलग है। तो यहां पे जो सेपरेशन हो रहा है वहां पे ड्राइविंग फोर्स क्या है, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस। जबकि आप सीड को डायरेक्ट आप क्रश कर दोगे तो वहां पे जो सेपरेशन हो रहा है ऑयल का, वो कॉन्सेंट्रेशन ड्राइविंग फोर्स नहीं है। ठीक है, तो दैट इज वाई कि आप जो क्रश करते हैं वो मास ट्रांसफर ऑपरेशन का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो जितने भी ऑपरेशन कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस या केमिकल पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ऑपरेशन होते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, मास ट्रांसफर ऑपरेशन। ठीक है, आप मन में क्वेश्चन आता है क्योंकि ऊट पटांग की चीजें आपके दिमाग में चलती हैं कि सर ऐसे भी कर सकते हैं, इस पे डिबेट होती है क्लास में बहुत सारा बच्चों की, तो उनको बताना है यस आप सेपरेशन ऑयल का निकाल सकते हैं, लेकिन वो मास ट्रांसफर के अंतर्गत नहीं आएगा, वो मैकेनिकल ऑपरेशन के अंतर्गत आएगा। ठीक है जी, क्लियर? तो ये सब चीजें आप लोग डिस्कशन करते रहते होगे क्लास में। चलो ये सब हो गया, नाउ फाइन। हम लोग जो यहां पे पढ़ेंगे वो बात करेंगे लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन की। जो हम लोग बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन की बात करेंगे, आपके गेट में आएगा। ठीक है, लीचिंग वाला पार्ट आपके गेट में नहीं आता है, जो ये वाला पार्ट हम लोग यहां पे पढ़ेंगे, लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन की बात करेंगे। ठीक है जी, चलो तो यहां पे जो हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे, लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन की। थोड़ा हम लोग एनालिसिस करते हैं कि ऑपरेशनल बात करें, मैं यहां से ऑपरेशन कैसे करते हैं, ऑपरेशन की मैं बात करूं, ऑपरेशन कैसे करेंगे, तो मैं बोलूं कि अभी जैसा कि हम लोगों ने देखा सपोज कर लो कि ये अपना क्या है, ये अपना क्या है, कोई एक यूनिट है जिसको जहां पे हम लोग क्या करेंगे, दोनों चीजों को मिक्स कर रहे होंगे। ठीक है, दोनों चीजों को क्या कर रहे होंगे, मिक्स कर रहे होंगे। ठीक है, तो दिस इज द वन यूनिट। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे मिक्सर यूनिट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्सर। ठीक है, ये हमारा कोई मिक्सर यूनिट है। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे होंगे, फीड को भी डाल रहे होंगे, इसमें क्या हम डाल रहे होंगे, फीड डाल रहे होंगे सर, इसमें हम लोग फीड डाल रहे होंगे, और इसमें हम लोग क्या डाल रहे होंगे, सॉल्वेंट डाल रहे होंगे, सॉल्वेंट डाल रहे होंगे। ठीक है, सॉल्वेंट डाल रहे होंगे, फीड भी हमारी लिक्विड स्टेज में है, सॉल्वेंट भी हमारा लिक्विड स्टेज में है। ठीक है, हम लोग किसकी बात करेंगे, लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन की बात करेंगे। फीड भी हमारा सॉल्वेंट स्टेज में है, फीड में हमारे दो कंपोनेंट हैं। सर लोग बहुत ध्यान से समझेंगे 10-15 मिनट बाद। ठीक है, अभी जो 10-15 मिनट क्लास चलेगी उसमें बहुत केयरफुली चीजें समझना, क्योंकि अब जितनी भी बातें चलेंगी वो आपके न्यूमेरिकल ओरिएंटेड चलेंगी। ठीक है, अब मैं जितनी भी बातें करूंगा वो किससे रिलेटेड बात करूंगा, न्यूमेरिकल ओरिएंटेड से। ठीक है, तो बहुत केयरफुली सारे लोग बात समझेंगे। जो फीड है वो भी लिक्विड स्टेज में है, और जो सॉल्वेंट है वो भी अपना लिक्विड स्टेज में है। ओके, जो फीड है इसमें दो कंपोनेंट है, इसमें क्या है, दो कंपोनेंट, एक अपना ए कंपोनेंट है और एक अपना सी कंपोनेंट है, एक अपना सी कंपोनेंट है। ठीक है, तो ए मैं बोलूं, मैं यहां पे लिख देता हूं ए कंपोनेंट और सी कंपोनेंट। सी को मैं बोल रहा हूं सॉल्यूट और ए को मैं बोल रहा हूं कैरियर। सी अपना क्या है, सॉल्यूट है, दिस द सॉल्यूट, ये अपना सॉल्यूट है, और ए क्या है, हमारा कैरियर है।
कैरियर का मतलब सारे लोग समझते होंगे, ये टर्म का मैं क्लियर कर देता हूं। ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कैरियर? कैरियर का मतलब ये होता है कि कैरियर एक वो पार्ट है जिसके साथ सॉल्यूट क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। कैरियर एक वो पार्ट होता है जिसके साथ अपना जो सॉल्यूट है वो ट्रांसपोर्ट करता है। कैरियर का मतलब जो कैरियर है वो सॉल्यूट को लेकर घूमता है। इनकेस आप इस टर्म पर फोकस करेंगे कि ये कैरियर सर बार बार आ जाता है पूरी मास ट्रांसफर में, कहीं ना कहीं कैरियर 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 क्या है? ये कैरियर का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर सॉल्यूट है। कैरियर एक ऐसी अपने माता पिता है जो बच्चों को लेकर घूमते हैं, ठीक है? तो ये समझ लो बच्चा है जो कि कम मात्रा में प्रेजेंट होगा, ठीक है? और कैरियर क्या है, बल्क है, जो कि अपने माता पिता, तो माता पिता के साथ कौन घूमता है, बच्चा घूमता है। तो ये समझो कैरियर क्या है, बच्चा है, वो माता पिता है, और ये जो सी है वो क्या है, बच्चा है। तो माता पिता अपने किसके साथ चलते हैं, छोटे बच्चों के साथ चलते हैं। तो छोटी मात्रा में अपना क्या होगा, सॉल्यूट होगा, और कैरियर क्या होगा, ज्यादा मात्रा में होगा, ठीक है जी। तो कैरियर का मतलब ये है कि जो चीज सॉल्यूट को ट्रांसपोर्ट करती है उसको बोलते हैं कैरियर। ये आपका एब्जॉर्प्शन में भी आएगा और अपना एक्सट्रैक्शन में भी आएगा। एब्जॉर्प्शन में भी टर्म यूज किया जाता है कैरियर। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कैरियर क्या है, ठीक है? तो कैरियर आ गया ना क्लियर, ठीक है जी। एक एक टर्म पर हम लोग बात करेंगे नाउ। अब मैं बात करता हूं सॉल्वेंट पर, लिसन वेरी केयरफुली। सॉल्वेंट जो है, जो सॉल्वेंट है, हम लोग सॉल्वेंट का क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। लंबी स्टोरी है, कभी बात करेंगे इस पे, ठीक है? सॉल्वेंट का क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। किसके हिसाब से कि जो फीड में जो सॉल्यूट है, जो ये बच्चा है, ये किसके साथ जाना चाहेगा, ठीक है? उसके हिसाब से इसके क्या प्रोवाइड करते हैं, खिलौना प्रोवाइड करते हैं। तो सॉल्वेंट ये समझो कि एक वो ऐसी क्वांटिटी है जिसके साथ सॉल्यूट जाना पसंद करेगा। उस टाइप का हम लोग सिलेक्शन करते हैं कि जो बच्चा है छोटा, वो किस में इंटरेस्टेड है, ओके? वो किस टाइप के खिलौने में खेलने के लिए इंटरेस्टेड है। हर टाइप में नहीं इंटरेस्टेड होता है। आपने देखा होगा जो छोटा बच्चा है वो, उसको ये चीज पसंद है, ठीक है? तो इसको ये चीज पसंद है, तो इसका मतलब ये आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे। ये आपका काम है, ठीक है? ये आपका काम है कि आप सॉल्यूट की चाहत के हिसाब से अपना सॉल्वेंट को सिलेक्शन करोगे। ये अलग स्टोरी है, कभी इस पे बात करेंगे, ठीक है जी। तो सॉल्वेंट क्या होगा, अब सॉल्वेंट में भी ऐसा हो सकता है, सॉल्वेंट में भी ऐसा हो सकता है कि सॉल्वेंट को मैं बी बोलूंगा और सी बोलूंगा। सॉल्वेंट में भी हो सकता है कि छोटी मात्रा में अपना सी प्रेजेंट हो, इट कैन बी पॉसिबल, ठीक है? कम से कम अमाउंट में हो सकता है प्रेजेंट हो, लेकिन यस मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा, सी विल बी जीरो, सॉल्यूट नहीं होगा, सॉल्यूट नहीं होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। लेकिन यस हम अभी मान के चल रहे हैं कि जो बी प्लस सी है वो अपना किस में है, सॉल्वेंट में है, और जो ए प्लस सी है वो किस में है, अपना फीड में है, ठीक है? अब मैंने क्या किया, इसको मिक्सिंग करवा दी, सॉल्वेंट को डाल दिया और फीड को डाल दिया, मैंने मिक्सिंग करवा रहा हूं मिक्सर टैंक में। किसमें मैं फिट कर दूंगा, मिक्सर टैंक में डाल दूंगा। अब यहां पे प्रॉपर तरीके से मिक्सिंग होगी। मिक्सिंग होने के बाद मैं इसको सेटलिंग टैंक में भेज दूंगा। किसमें भेज दूंगा, सेटलिंग टैंक में। जहां पे आप अच्छा खासा टाइम देते हैं, जहां पे आप एक अच्छा खासा टाइम दोगे, तो यहां पे मैं भेज दूंगा किसमें, सेटलिंग टैंक में। इस मिक्सचर को, ये जो मिक्सचर यहां पे बनेगा, इसको मैं भेज दूंगा किसमें, सेटलिंग टैंक, सेटलर, ठीक है? इसको बोलते हैं सेटलर या सेटलिंग टैंक। इसमें हम सफिशिएंट इसको टाइम देंगे, ठीक है? यहां पे हम लोग क्या करते हैं, एक अच्छा खासा यहां पे टाइम प्रोवाइड करते हैं, सफिशिएंट टाइम प्रोवाइड करते हैं। टेक्निकल टर्म लिखा रहता है बुक में, ठीक है? वी विल प्रोवाइड हियर सफिशिएंट टाइम, सफिशिएंट टाइम प्रोवाइड करेंगे। अब यहां पे दो टाइप की लेयर आपको दिखेंगी बनती हुई। एक आपको दो फेज मिलेंगे, एक आपको एक्सट्रैक्ट फेज मिलेगा, एक आपको रैफिनेट फेज मिलेगा। एक आपको एक्सट्रैक्ट फेज मिलेगा, एक आपको रैफिनेट फेज मिलेगा। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम एक आपको मिलेगा क्या, एक्सट्रैक्ट फेज, एक आपको मिलेगा एक्सट्रैक्ट फेज। एक्सट्रैक्ट फेज सारे लोग समझ लेना अच्छी तरीके से, एक्सट्रैक्शन में कभी आपको दिक्कत आएगी नहीं। इनकेस आपने ये 1.5 से 2 घंटे मेरे साथ बिता दिए अच्छे से, ठीक है ना? एक आपको मिलेगा फेज, दैट इज द रैफिनेट फेज, रैफिनेट फेज, रैफिनेट फेज, ठीक है? एक आपको मिलेगा रैफिनेट फेज। दो फेज आपको मिलेंगे, ठीक है जी? आपको दो फेज यहां पे देखने को मिलेंगे। इस तरीके से समटाइम्स बुक में इस तरीके से भी बना देते हैं कि एक आपका एक्सट्रैक्ट फेज हो गया, एक आपका रैफिनेट फेज हो गया। अब जो यहां पे आप कंपोनेंट कौन कौन से डाल रहे थे, ए बी सी, इसमें क्या कंपोनेंट थे आपका, ए बी था प्लस बी बी था प्लस सी बी था। यहां पे तीनों कंपोनेंट थे, मानते हो इस बात को? क्योंकि अपना क्या होगा, ए बी होगा, बी बी होगा, सी बी होगा, तीनों कंपोनेंट यहां पे प्रॉपर तरीके से आपने यहां पे मिक्सिंग करी है, ठीक है? जितनी अच्छी मिक्सिंग करोगे सेटलिंग टैंक में, उतनी अच्छा आपका क्या होगा, सेपरेशन होगा। तो मिक्सिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो मिक्सिंग करने के लिए सपोज कर लो कि मैं इस तरीके से लगा देता हूं, ठीक है? मैंने नीचे से लगा दिया है, ठीक है? जनरली ऊपर से लगा देते हैं, टाइम को जगह नहीं है तो मैंने नीचे से लगा दिया। प्रॉपर तरीके से क्या करेंगे, इसकी मिक्सिंग करेंगे, ओके?
मिक्सिंग करने के बाद जितनी अच्छी मिक्सिंग हो जाएगी उतनी अच्छा सेपरेशन होगा। आपने देखा होगा घर में जब दही वगैरह निकाला जाता है, किसी ने हो सकता है गांव से आप लोग बिलोंग करते हो या सिटी से भी बिलोंग करते हो, तो हो सकता है कि मम्मी वगैरह आप लोगों की कभी दही निकालती हो। दही निकालते समय कितना प्रॉपर तरीके से वो क्या करती हैं, मिक्सिंग करती हैं, सो दैट जो उसका लाइटर कंपोनेंट है वो ऊपर आ जाए। राइट, लाइटर कंपोनेंट है वो ऊपर आ जाए। इनकेस वो बहुत देर तक फेंटती हैं, है ना, तो वो लाइटर कंपोनेंट ऊपर आ जाता है, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, घी बोलते हो, राइट, या मलाई बोलते हो। तो वो इसी तरीके से ये है, यहां पे भी ये मलाई है। एक्सट्रैक्शन का मतलब ये भी एक काम की चीज है, ये भी आपके क्या है, काम की चीज है। और ये है आपका हैवियर फेज, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, मट्ठा बोलते हो। लाइक दैट आपको जस्ट कनेक्ट करना है। नाउ अब सारे लोगों से मेरा एक सवाल है, सारे लोगों से मेरा एक सवाल है। सवाल ये है कि सारे लोग जरा मेरे को ये बता दो, यहां पे कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे और यहां पे कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे। आपके एक्सट्रैक्ट फेज में कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे और रेफिनेट फेज में कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे। प्लीज टेल मी क्लियरली, आराम से बता देंगे सर लोग कि आपके एक्सट्रैक्ट फेज में कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे और रेफिनेट फेज में कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे। यस, आगे फेज भी लिख देंगे, किस फेज की आप लोग बात कर रहे हो। दोनों होंगे सर, वेरी नाइस, दोनों होंगे। जरा सोच के सारे लोग बताओ, दोनों दोनों जगह होंगे। यहां पे भी ए भी होगा सर, प्लस का बी भी होगा और प्लस का सी भी होगा, तीनों कंपोनेंट यहां पे होंगे। ऐसा ऐसा, चलो भाई, वेरी नाइस। और यहां पे भी अपने क्या होंगे, तीनों कंपोनेंट, बिल्कुल सही बात है सर, तीनों कंपोनेंट तीनों जगह होंगे, दोनों जगह होंगे। यहां पे भी अपना ए बी सी होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आप 2019 का सवाल इसी बेसिस पे कर पाएंगे जब आपको ये बात आ जाएगी समझ में। और यहां पे आपके तीनों फेज होंगे, यहां पे आपके तीनों कंपोनेंट होंगे। लेकिन अब बात यह है कि जो मात्रा होगी अलग अलग होगी। मात्रा का मतलब जो अमाउंट होगा, ए का यहां पे कुछ और होगा, बी का कुछ और होगा, सी का कुछ और होगा। यहां पे जो अमाउंट होगा, ए का कुछ और होगा, बी का कुछ और होगा, सी का कुछ और होगा। मानते हो इस बात को। अब सारे लोग जरा मेरे को यह बता दो, अपना टारगेटिंग कंपोनेंट कौन सा है, अपना टारगेटिंग कंपोनेंट कौन सा है, सी, जिस पे आप टारगेट कर रहे हो। जो टारगेटिंग कंपोनेंट, दैट इज द सॉल्यूट, दैट इज द सॉल्यूट। टारगेटिंग कंपोनेंट, जो टारगेटिंग कंपोनेंट है सी, वो आपका एक्सट्रैक्ट फेज में ज्यादा होगा या आपका रेफिनेट फेज में ज्यादा होगा। प्लीज टेल मी, जो अपना टारगेटिंग कंपोनेंट है वो आपका एक्सट्रैक्ट फेज में ज्यादा होगा या रेफिनेट फेज में ज्यादा होगा। बोलो, ये आपको बात आ गई ना समझ में, तो तुम समझ लो आपको 50% एक्सट्रैक्शन यहीं पे आप तोड़ दोगे। ये समझो ये पावर प्ले चल रहा है, इनकेस तुमने पावर प्ले को अच्छा खेल लिया ना इंग्लैंड की तरीके से, तुम्हारा काम हो जाएगा। इनकेस तुम पावर प्ले इंडिया की तरीके से खेलोगे तो फिर लटक जाओगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पावर प्ले आपको अच्छा खेलना है, तो पावर प्ले भी चल रहा है आपका। तो ये आपको ने समझ लिया तो समझ लो आगे वाली स्टोरी बहुत शानदार हो जाएगी। आगे वाले में पांडे आंडे आएंगे, रन बना के चले जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है अभी। चलो आ जाओ, जल्दी आ जाओ। ए बी सी यहां पे है और ए बी सी यहां पे है। यस, उसको गिव अप करो, हार गए जीत गए छोड़ो, अब अपना गेम स्टार्ट करो। ठीक है, तुरंत। ये सबसे इंपॉर्टेंट, महेंद्र सिंह धोनी से आप लोग बहुत कुछ चीजें सीख सकते हो इसी बेसिस पे। वो क्या करते थे, बहुत चीजें बहुत जल्दी इंस्टेंट खत्म हो गया, खत्म, बात, कोई बात नहीं। ठीक है, आपको चीजें तुरंत अब पता चला, उसी में घूम रहे हैं यूट्यूब पे, दुनिया भर के वीडियो देख रहे हो, किसने क्या बोला, किसने क्या नहीं बोला, किसने क्या स्टेटस पे लिखा, खत्म करो तुरंत। ठीक है, नई चीजें स्टार्ट करो। इट्स द गेम, पार्ट ऑफ द गेम। ऐसा नहीं था इंडिया खराब के लिए, इंडिया ऑलवेज टॉप पे थी, टॉप पे रहेगी। ठीक है, ये एक सेमीफाइनल, एक नॉकआउट मैच होते हैं, जिसने उस टाइम पे अच्छा खेल दिया वो अच्छा चल गया। अब ऐसा तो है नहीं कि यार अब एक भी विकेट नहीं गिरा है तो इंडिया का जो बॉलिंग लाइनअप है वो खराब है, ऐसा नहीं है। ओके, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे टीम्स को भी देखा था कि आपका पाकिस्तान के साथ जब हुआ था मैच, तो शुरुआत में जो ओपनर्स थे तुरंत आउट कर दिए थे, आज नहीं आउट हुए। तो वो मैच डे की बात है ना, डे फंस गया बटलर का तो उसने बटरफ्लाई कर दिया। तो ये चीज है, दिन फंसने, यही है आपका गेट का। आपको मैं बताऊं, जिस दिन गेट का आपका दिन फंसेगा ना उस दिन रैंक बहुत अच्छी आ जाएगी, और जिस दिन दिन नहीं होता है ना उस दिन रैंक नहीं आ पाती है। तो यही तुम वेट करो कि आपका वो दिन हो। ओके, तो दिन होगा ना
तो तुम्हारी कितनी भी अच्छी क्वेश्चन आएंगे आप उनको भी हिला के आओगे। तो इंपॉर्टेंट बात है कि बस भगवान से इतना दुआ करो कि वो दिन अपना बन जाए। इंपॉर्टेंट बात है कि वो दिन आपके पाले में गिरना चाहिए, ठीक है, वो डे आपका होना चाहिए, ठीक है। जैसा आज डे था इंग्लैंड का, ठीक है, तो वो डे आपका होना चाहिए। ये इंग्लैंड वही टीम है जिसने आयरलैंड ने इसको हरा दिया था, अब तुम समझो बात। तो आयरलैंड से तो अच्छी अपनी इंडिया आई कम से कम। तो दिन की बात है, उस दिन आयरलैंड का दिन था, आज इंग्लैंड का दिन था। चलो, तो यहां पे बात क्या है कि जो सर अपना टारगेटिंग कंपोनेंट है सी, ऑब्वियसली ये सर हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो एक्सट्रैक्ट फेज में ज्यादा होगा। कहां पे ज्यादा होगा? एक्सट्रैक्शन फेज में ज्यादा होगा, एक्सट्रैक्ट फेज में ज्यादा होगा, ठीक है, यहां पे ज्यादा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं? एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। ओके, यहां पे हम लोग एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो एक्सट्रैक्ट फेज में अपना सी ज्यादा होगा, और जो रेफिनेट फेज है इसमें अपना कम होगा। रेफिनेट फेज है इसमें कम होगा। एक्सट्रैक्ट फेज का मतलब कभी आपको दिक्कत हो तो तुम ये समझ लेना, ये एक्सट्रैक्ट फेज वो है जो सॉल्वेंट में सॉल्यूट को लेकर जा रहा है। तुम ये समझो, जो एक्सट्रैक्ट फेज होगा ना, ये तुम समझो कि ये सॉल्वेंट वाला फेज है, ये एक तरीके से सॉल्वेंट वाला फेज है। ये तुम ये समझा करो कि ये सॉल्वेंट वाला फेज है, ठीक है, ये सॉल्वेंट है जिसके अंदर सी आ चुका है। रेफिनेट को तुम समझा करो कि ये अपनी एक फीड है, ये अपना फीड है, ये ऐसा फीड है जिससे सी निकल चुका है। ओके, ये ऐसा सॉल्वेंट है क्योंकि ये प्रोसेस होने के बाद अपना सी इसमें आ चुका है। ये ऐसा फीड है, प्रोसेस होने के बाद अपना सी निकल चुका है, लॉन्ग टाइम के लिए याद रहेगा। तो रेफिनेट फेज में अपना सी ज्यादा कम होगा, यहां ज्यादा। अच्छा, आप ये बता दो बी का अमाउंट कहां पे ज्यादा होगा? बी यहां पे ज्यादा होगा या यहां पे ज्यादा होगा? प्लीज टेल मी, बी कहां पे ज्यादा होगा? यहां पे ज्यादा होगा या यहां पे ज्यादा होगा? बी कहां पे ज्यादा होगा इन एक्सट्रैक्ट फेज और रेफिनेट फेज? थोड़ा दिमाग लगा के सारे लोग बताएंगे, बी किस में ज्यादा होगा? रुद्र भैया कैसी बातें कर रहे हो? मैंने क्या यहां पे लिखा है? सॉल्वेंट। यहां पे मैंने क्या आपको एक हिंट दे दी है, आपको मैंने एक हिंट दे दी है, दिस इज द सॉल्वेंट, राइट। अब मैंने बोला कि सॉल्वेंट में अपना बी ज्यादा होगा यार, जाहिर सी बात है, सॉल्वेंट में अपना बी ज्यादा होगा। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ? ये एक्सट्रैक्ट फेज है, एक्सट्रैक्ट का मतलब सॉल्वेंट वाला फेज है, तो बी का अमाउंट जो होगा वो एक्सट्रैक्ट फेज में ज्यादा होगा। ओके, यहां पे ज्यादा होगा ये, और यहां पे कम होगा, यहां पे अपना कम होगा, ठीक है। ये रेफिनेट का मतलब फीड, कुछ अमाउंट आपका सॉल्वेंट आ जाएगा, कुछ अमाउंट इसमें सॉल्वेंट आ जाएगा। अब आ जाओ ए कंपोनेंट, अब आ जाओ ए कंपोनेंट। ए कंपोनेंट एक्सट्रैक्ट फेज में ज्यादा होगा, गुड इवनिंग, एक्सट्रैक्ट फेज में ज्यादा होगा या रेफिनेट फेज में ज्यादा होगा? जो अपना ए कंपोनेंट है वो आपका एक्सट्रैक्ट फेज में ज्यादा होगा या रेफिनेट फेज में ज्यादा होगा? इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज टेल मी, बताएं, ए अपना कहां पे ज्यादा होगा? ए अपना कहां पे ज्यादा होगा? अब भाई ए का मतलब फीड, ए का मतलब फीड, फीड वाला पार्ट ये है, तो रेफिनेट में ज्यादा होगा। वेरी नाइस, यहां पे ज्यादा होगा और यहां पे कम होगा। ये मैं क्यों करवा रहा हूं? ये मैं इस वजह से करवा रहा हूं, जब भी आप सवाल लगाओगे ना तो आपका जो डोमिनेंस होगा वो सवाल के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा जब आप इसकी अंडरस्टैंडिंग समझ लोगे, ठीक है। इनकेस ये आपके अंडरस्टैंडिंग वाले पार्ट में आ गया तो आने वाली जो प्रोसेस है वो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। जितना भी अब एक्सट्रैक्शन आगे दौड़ेगा वो बहुत आसान हो जाएगा इनकेस आपने ये वाला समझ लिया पार्ट अच्छी तरीके से। तो फीड प्लस सॉल्वेंट, फीड में अपना ए प्लस सी होगा, सॉल्वेंट में अपना बी प्लस सी होगा, पहले मिक्सर फिर सेटलर यूनिट, और सेटलर में आपके दो फेज अलग हो जाएंगे, एक आपका रेफिनेट फेज हो जाएगा, एक आपका एक्सट्रैक्ट फेज हो जाएगा, तीनों जगह ये कंपोनेंट। इतनी स्टोरी सारे लोगों को समझ में आ गई? पहले ये बताएंगे, इतनी स्टोरी क्लियर है क्या? यस और नो? सारे लोग जरा बता देंगे अप टू दिस पार्ट, ये स्लाइड सारे लोगों को क्लियर है? इतना मामला बिल्कुल सेट है? यस सर, इतनी चीजें बिल्कुल सर पक्का तरीके से मेरी क्लियर हो गई। नाउ एक चीज को मैं और इन्वॉल्व कर रहा हूं, मोल फ्रैक्शन। अब यहां पे मैं एक चीज को और इन्वॉल्व कर रहा हूं, मोल फ्रैक्शन को। बस मास बैलेंस आपने लगा लिया तो सब सेट है। सुनना मेरी बात, ये तो सर हमको ओवरव्यू पता चल गया, ये एक क्या था आपका? ओवरव्यू था। नाउ अब मैं बात करूंगा मोल फ्रैक्शन की। अब आप क्वेश्चन में इन्वॉल्व हो जाओगे, इस वजह से मैं मोल फ्रैक्शन की बात कर रहा हूं। मैं यहां पे जो फीड में मोल फ्रैक्शन ऑफ सी की बात करूंगा, मैं लिखूंगा क्या? एक्सएफ, स्मॉल एक्सएफ। मोल फ्रैक्शन की मैं बात कर रहा हूं, ये है स्मॉल एक्सएफ। स्मॉल एक्सएफ का मतलब क्या है? ये
स्मॉल एक्सेप का क्या मतलब है? इट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इन फीड। मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इन फीड। अब मोल फ्रैक्शन की रही बात, ये तो निकालना जानते होगे यार, मोल्स ऑफ किसके? सी अपॉन मोल्स ऑफ टोटल मोल्स। मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेंगे? मोल्स ऑफ सी अपॉन ए प्लस सी, ठीक है, मोल्स ऑफ सी अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ सी, इस तरीके से मोल फ्रैक्शन निकाल लोगे। इंजीनियर हो, इतना तो निकालना जानते हो, ठीक है। सर एक्सट्रैक्ट और रेफिनेट दोनों इक्वल हो सकता है क्या? नो, इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अदरवाइज इक्वल हो जाएगा तो फिर तुमने ये जो सॉल्वेंट लिया है इसका क्या वजूद है? इसका कोई मतलब ही नहीं है, फिर इसका कोई मतलब ही नहीं है ना। ये दोनों क्या होगा? ये आपका लाइटर फेज होगा, ये आपका हैवियर फेज होगा। ये क्या होगा? हैवी फेज होगा, ये आपका लाइटर फेज होगा, ठीक है। दोनों इक्वल नहीं होंगे, ठीक है जी। अब आपने अधूरी बात बोली है, रेफिनेट फेज और एक्सट्रैक्ट और रेफिनेट दोनों इक्वल हो सकते हैं। ये पहले तो स्टेटमेंट गलत है, ये आपका स्टेटमेंट गलत है, ये बिल्कुल टेक्निकल बात करेंगे तो ये गलत है। एक्सट्रैक्ट और रेफिनेट किस बात की आप बात कर रहे हो? उसके अंदर सॉल्यूट की बात कर रहे हो या अमाउंट की बात कर रहे हो? अब समझो यहां पे बात, मैं बोलूं कि अमाउंट ऑफ एक्सट्रैक्ट दैट इज द ई और अमाउंट ऑफ रेफिनेट आर, this can be equal, but amount of the solute present in the extract phase and amount present of the solute in the refinate phase will never equal। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। हो सकता है कि ये 2 किलोग्राम हो, 2 किलोग्राम हो, ये दोनों हो सकता है, लेकिन यहां पे जो होगा, यहां पे जो अमाउंट ऑफ सी होगा वो अलग होगा, अमाउंट ऑफ सी होगा यहां पे अलग होगा। क्लियर? हो सकता है कि आपका रेफिनेट फेज भी 2 किलोग्राम हो और एक्सट्रैक्ट फेज भी 2 किलोग्राम हो, लेकिन क्या होगा कि अमाउंट सी और इसका अलग अलग होगा। क्लियर? समझ रहे हो सारे लोग बात? मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि आपने जो यहां पे अभी देखो, आप ओवरऑल बैलेंस करोगे तो जैसे ये मेरा फीड है और ये सॉल्वेंट है, तो मैं ओवरऑल बैलेंस की बात करूंगा, एफ प्लस का एस इक्वल टू ई प्लस का आर, ये मैं बात करूंगा E प्लस का R। ओके, ये क्या है? ओवरऑल बैलेंस। दिस द ओवरऑल बैलेंस। बट जब मैं कंपोनेंट बैलेंस करूंगा तो मोल फ्रैक्शन यहां पे जो सॉल्यूट होगा और यहां पे होगा वो डिफरेंट होगा। अमाउंट ऑफ E एंड अमाउंट ऑफ R कैन बी इक्वल, बट मोल फ्रैक्शन ऑफ C हियर एंड हियर विल नॉट इक्वल। यस और नो? क्लियर? चलो, तो दिस द ओवरऑल बैलेंस। सर एक्सट्रैक्ट और रेफिनेट फेज में किसका अमाउंट ज्यादा होगा? जो आप क्वेश्चंस करेंगे उसमें रेफिनेट फेज का अमाउंट ज्यादा होगा, एक्सट्रैक्ट फेज का अमाउंट कम होगा, ठीक है। लेकिन यस, जब आप सॉल्यूट की बात करेंगे, मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे, तो कौन सा मोल फ्रैक्शन यहां पे ज्यादा होगा और यहां पे कम होगा, ठीक है। क्योंकि एक्सट्रैक्ट फेज में आपका सी चला गया ना, एक्सट्रैक्ट फेज में सी चला गया, तो यहां पे जो मोल फ्रैक्शन होगा वो ही मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये स्मॉल एक्सएफ, और यहां पे जो मैं कंपोनेंट लिखूंगा वाईएस। वाईएस का क्या मतलब है? इट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इन द सॉल्वेंट। समझो सारे लोग बात, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इन द सॉल्वेंट, दैट इज द वाईएस। वाईएस क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इन द सॉल्वेंट। मैं यहां पे लिखूंगा, ये अपना किसका है? सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट का मतलब मैं सॉल्वेंट में क्या कंपोनेंट मार रहा हूं? वाई, वाई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो यहां पे मैं लिखूंगा वाई ई और यहां पे मैं लिखूंगा वाई आर। वाई आर, वाई ई और वाई आर क्या है, इसको सारे लोग बहुत ध्यान से समझेंगे। वाई ई क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इन एक्सट्रैक्ट फेज। कैसे लिखेंगे समझो बात। वाई ऑफ ई को जो लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, इस तरीके से निकालेंगे। किसमें निकालेंगे सर? एक्सट्रैक्ट फेज में। किसमें निकालेंगे सर? एक्सट्रैक्ट फेज में, ठीक है जी। वाई आर कैसे निकालेंगे सर? वाई आर कैसे निकालेंगे, इसको सारे लोग समझ लेंगे। वाई आर कैसे निकालेंगे, मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूं। वाई आर कैसे निकालेंगे? अगेन वाई आर कैसे निकाल, सॉरी यहां पे वाई आर ना होके एक्स होगा, यहां पे मेरा एक्स आर होगा। एक्स आर कैसे निकालेंगे? एक्स आर कैसे निकालेंगे?
क्या सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, यस अमाउंट अलग अलग है तो एक्सआर और होगा, कुछ डिफरेंट होगा, और यहां पे जो वाई है वो डिफरेंट होगा क्योंकि अमाउंट अलग अलग है। ठीक है, तो यहां पे भी सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी होगा, किसमें होगा, रेफरेंट फेज में, क्योंकि अमाउंट अलग अलग है तो यहां पे मोल फ्रैक्शन अलग निकल के आएगा। यहां पे अमाउंट अलग है तो मोल फ्रैक्शन अलग निकल के आएगा, लेकिन निकालने का अंदाज दोनों में सेम होगा। वो भी सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी होगा और यहां पे भी सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी होगा। इजंट इट? बोलो, समझ रहे हो सारे लोग बात? ठीक है, तो अब मैं आ जाऊंगा किसमें, कंपोनेंट बैलेंस में। अब मैं आ जाऊंगा कंपोनेंट बैलेंस में। तो कंपोनेंट बैलेंस की जब मैं बात करूंगा, कंपोनेंट बैलेंस की जब मैं बात करूंगा तो कंपोनेंट बैलेंस कैसे लिखेंगे सारे लोग बहुत ध्यान से समझेंगे। पहले तो मैं ओवरऑल एफ प्लस एस इक्वल टू ई प्लस का आर, कंपोनेंट बैलेंस की बात करूंगा एफ इंटू एक्स एफ प्लस का एस इंटू वाई एस इक्वल टू ई एक्सट्रैक्ट का मतलब वाई ई और प्लस का आर इंटू एक्स आर। दिस द कंपोनेंट बैलेंस यू अटेम्प्टेड गेट 2019 क्वेश्चन, गेट 2019 का क्वेश्चन इसी लाइन से आपका निकल जाएगा। आईआईटी मद्रास, इसी से आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। इस लाइन को आपने अच्छी तरीके से समझ लिया क्या? बताओ, क्वेश्चन करवा दें क्या? थोड़ा मस्त एकदम से एग्जीक्यूट हो जाएगा प्लान आपका। क्वेश्चन यहां पे चाहते हो? ठीक है, तो इतना वाला पार्ट आपने अच्छी तरीके से कर लिया। तो ये जस्ट ओवरव्यू था, ओवरव्यू से ही सवाल पूछ लिया गया। सर फीड क्या होता है? और फीड वो चीज है जिससे आप सेपरेशन चाहते हो। मैं बोलूं कि जैसे ये मेरे पास इसमें आपके दो कंपोनेंट प्रेजेंट है, ए और सी। ठीक है, तो मैं बोलूं कि मैं चाहता हूं ए अपना अलग हो जाए और बी अलग हो जाए। इसमें मेरी गिलास में मिक्सचर है, ठीक है, यहां पे मिक्सचर है, ये दो कंपोनेंट का मिक्सचर है ए प्लस बी का। मैं चाहता हूं ए का मुझे सेपरेशन हो जाए, मैं इससे जो मेरा काम का कंपोनेंट है वो ए है, तो ए को मैं चाहता हूं क्या हो जाए, हमारा सेपरेशन हो जाए। तो दिस इज द फीड, दिस इज द फीड। ओके, क्वेश्चन हो जाए क्या 2019 का? 2019 में बहुत बेहतरीन सवाल आपसे पूछा है, 2019 में इसी बात पे सवाल पूछा है। तो मैंने हमेशा बोला ना कि आपको जो तैयारी करनी है ना, तैयारी कैसे आपको करनी है? तैयारी आपको ऐसे करनी है कि आपका जो क्वेश्चन ओरिएंटेड आपकी तैयारी होनी चाहिए गेट के लिए। ठीक है, पता चला तैयारी में आप कोई भी ऐसी चीज पढ़ रहे हो जहां से आपका कोई कनेक्शन दूर दूर तक सवाल में नहीं है, उस थ्योरी का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आपका जो भी टारगेट होना चाहिए वो क्वेश्चन ओरिएंटेड होना चाहिए। ठीक है, वी केयरफुल अबाउट दैट। 2019 का देखो क्वेश्चन मैं निकाल के आपको दे रहा हूं, ये रहा क्वेश्चन पेपर, और मास ट्रांसफर का इसी बात पे सवाल, बहुत प्यारा सा सवाल पूछा गया है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, इस वजह से अच्छा लगता है, सवाल कठिन और सरल से नहीं, मतलब वो जो सवाल उन्होंने डिजाइन किया है, उन्होंने इनकेस आपको एक्सट्रैक्शन का ओवरव्यू आ रहा है तब भी वो वाला सवाल आप टैकल कर दोगे। वो मतलब ये पूछने की उस सवाल से कोशिश कर रहे थे कि आप कम से कम ओवरव्यू जानते हैं एक्सट्रैक्शन का कि नहीं जानते हैं। चलो ठीक है, आप घुस के उतना जानते हैं कि नहीं जानते हैं वो सेकेंडरी चीज है, लेकिन आपको ओवरव्यू ही पता है तब भी बहुत बड़ी बात है। तो ये देखो सवाल आपका पूछा गया है, जस्ट मैं क्रॉप करके अपने मैदान में भी लेकर जा रहा हूं, 1 मिनट का टाइम दो। तो ये चीज आपने लिख ली। चलो अब आ जाओ इधर, ये सवाल आपका पूछा गया है 32 गेट 2019 में पूछा है, आईआईटी मद्रास ने सवाल पूछा है। जरा कर लेंगे रिवीजन, प्रॉपर तरीके से आपका होता चला जाएगा विद न्यूमेरिकल। चलो ट्राई करो सारे लोग, जरा ट्राई करो बनाने का। दिख रहा है सारे लोगों को कि नहीं? फर्स्ट ऑफ ऑल विजुअल है, एक बार सारे लोग जरा देख लेंगे कि आप लोगों को दिख रहा है क्लियरली। कोई चीज ना दिख रही हो तो बता देना, क्योंकि ओरिजिनल पेपर से डाउनलोड किया है तो कोई चीज मिसिंग तो होने का कोई सवाल नहीं है, मैं जस्ट गूगल करके निकाला है। जरा देखो, देखो अब ये देखो भैया, फीड वाले भैया देखो, आपके पास फीड कितनी है? 100 किलोग्राम फीड कंटेनिंग। अब फीड में दोनों चीजें हैं, ठीक है, फीड में दोनों चीजें हैं। अब देखो इन्होंने क्या किया है, जब फीड है जिसमें सॉल्यूट सी है, एक्सट्रैक्टेड विद 80 किलोग्राम ऑफ द ओके containing 50 weight % of the C is
connected with 80 kilogram of the solvent containing 0.5 mole% of C. The mixture in the solvent. The operation is the resultant. The extract and refined phase contain 40 weight%, 20 weight% C respectively. E and R denote the mass of the extract and refined phase respectively. The ratio of E by R. ये आपसे पूछा है, तो अपन लोग ओवरऑल बैलेंस लगा देंगे। दो ही चीजें आपको लगानी है, ठीक है। एक आपको बैलेंस क्या लगाना है, F प्लस का S इक्वल टू E प्लस का R, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, फीड कितना है 100, S कितना है 80, तो E प्लस R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180। एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन आपकी ये आ गई, ठीक है। फीड आपका देखो 100 गिवन है और 80 किलोग्राम आपका सॉल्वेंट गिवन है। इसका मतलब S की वैल्यू कितनी है 80 और फीड की वैल्यू कितनी है 100। ये इक्वेशन एक आ गई। आपको E बाई R चाहिए, इसका मतलब अभी यहां पे एक इक्वेशन है, दो अननोन है, तो एक इक्वेशन और चाहिए। एक इक्वेशन कौन सी, कंपोनेंट बैलेंस वाली। तो दूसरी इक्वेशन जो लगाएंगे F इंटू XF प्लस का S इंटू YS इक्वल टू E इंटू YE प्लस का R इंटू XR, ये लगा दो इक्वेशन, बहुत जल्दी आपकी लग जाएगी। तो फीड की वैल्यू कितनी थी भैया, फीड कितना था आपका 100, फीड था आपका 100, फीड में सॉल्यूट कितना था 50%, ठीक है। अपना जो सॉल्यूट है वो कितना है 50%, इसका मतलब 0.5 प्लस का सॉल्वेंट कितना है 80 किलोग्राम, सॉल्वेंट में अपना सॉल्यूट कितना है 0.5, क्लियर करना 0.5 आपका सी है। तो इसको जब हम ये किसमें वेट परसेंटेज में है, ये किसमें वेट परसेंटेज में, तब इसको मैं नॉर्मल में कन्वर्ट करूंगा 0.005। यहां पे क्लियर करना, यहां पे गलती क्या हो जाती है 0.05 लिख जाता है, इनके हिसाब से 0.05 लिखेगा, तब तुम 80 में मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू कुछ और आएगी। 0.005 लिखोगे जब तुम 80 में मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कुछ और आएगी। ये आप प्रेशर में कैच आउट हो जाते हो, ठीक है। तो इस चीज का सारे लोग केयर करना। यहाँ पे 0.5 वेट परसेंट लिखा है, तो ये प्रेशर का गेम है, ठीक है। स्लिप पे कैच हो जाओगे आप लोग। फिर इक्वल टू ई की वैल्यू कितनी है भाई, पता नहीं सर। ई में अपना ई का मतलब एक्सट्रैक्ट फेज में सॉल्यूट कितना है, लिखा हुआ है एक्सट्रैक्ट एंड रेफिनेट फेज। एक्सट्रैक्ट फेज में सॉल्यूट कितना है 40% इंटू 0.4 प्लस का आर पता नहीं है कितना है, एक्सआर का मतलब 20 वेट परसेंट सी है, कितना है 20 वेट परसेंट मल्टीप्लाइड बाय 0.2। आपके पास एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, ठीक है, और एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। दो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व कर लोगे, दो इक्वेशन है और दो अननोन है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गई 0, तो ये सॉल्व हो सकता है। कर लो जल्दी से, ई और आर की वैल्यू बता दो। दो इक्वेशन दो अननोन, ई यहां से निकाल लेना 180 माइनस आर, यहां पे आर यहां पे रख देना, आर की वैल्यू आ जाएगी। ई और आर बता दो कितना आ रहा है। पायल बोल रहे हैं कि सर ई की वैल्यू आ रही है, वो आ रही है 72 किलोग्राम, और आर कितना आ रहा है बताओ, ये 72 किलोग्राम, और आर आ रहा होगा, यहां से आर निकाल लो, 72 इसमें माइनस कर दो, आर आ रहा होगा 108 किलोग्राम, 108 किलोग्राम। आपसे पूछा क्या गया है, पूछा क्या गया है ई वाई आर की वैल्यू, आपसे पूछा क्या गया है ई वाई आर की वैल्यू। तो ई वाई आर कैसे देखो निकलेगा, ई वाई आर इक्वल टू ई की वैल्यू कितनी है 108 अपॉन आर की वैल्यू कितनी है 72, ये आ जाएगा 3/2, ये आ जाएगा 3/2। तो देखो सॉरी 2/3, ई वाई आर पूछा है ना, सॉरी उल्टा हो गया ना। ई वाई आर, ई का मतलब है 72 और आर का मतलब है 108, तो ये आ जाएगा 2/3, मतलब सी पार्ट पर लॉक किया जाए। 2 नंबर का सवाल था, देखो 32 का मतलब 2 नंबर, 2 मार्क्स, क्योंकि 1 to 25 क्वेश्चन 1 मार्क्स के रहे होंगे, और जो 25 से 50 तक के क्वेश्चन होंगे वो कैसे रहेंगे, वो 2 नंबर के रहे होंगे। सारे लोगों से बन गया, एक बार यस बोल देंगे। मजा आया कि नहीं, कोई दिक्कत कोई समस्या। जितना अभी देखो मैंने बोला ना कि आपकी जो थ्योरी थी वो कैसी थी, न्यूमेरिकल ओरिएंटेड। आपने प्रोसेस को भी समझ लिया, ओवरव्यू को समझ लिया, और आपने जो थ्योरी पढ़ी वो न्यूमेरिकल ओरिएंटेड पढ़ी है। तो दिस इज द राइट वे टू स्टडी और रिवीजन, ठीक है। तो आपकी जो थ्योरी थी, आपने थ्योरी में तो अंडरस्टैंडिंग करी ली कि प्रोसेस कैसे रन कर रहा था, वो तो आपको समझ में आ गया, लेकिन उसको डिजाइन ऐसे कर लिया कि आपका सवाल बन गया।
तो ये मजेदार बात निकल के आ जाती है। ठीक है, तो आपको जब भी थ्योरी अपनी तैयार करनी है वो हमेशा का उसका लिंक आपका कहीं ना कहीं सवाल से होना चाहिए। ठीक है, डन, आराम से बना लिया होगा कॉन्फिडेंस के साथ। तो ये बिल्कुल बेसिक पार्ट आपका एक्सट्रैक्शन से सवाल पूछा गया था। इनकेस आपको ओवरव्यू आता है तो आप आराम से हिट कर लोगे। अब यही बच्चों से सवाल नहीं बना था, यही बच्चों से सवाल नहीं बना, क्योंकि जैसे मास बैलेंस आ जाता है, एनर्जी बैलेंस आ जाता है, बच्चे घबराने लगते हैं कि यार मास बैलेंस हम नहीं कर पाते हैं, एनर्जी बैलेंस नहीं कर पाते हैं। बच्चे बोलते हैं कि सर मैंने पीसी नहीं पढ़ा है, प्रोसेस कैलकुलेशन नहीं पढ़ा है, तो मैं कैसे मास इंजीनियरिंग पढ़ूंगा। कहीं नीड पड़ी आपको प्रोसेस कैलकुलेशन पढ़ने की? मैं आपको बता रहा हूं कोई नीड नहीं है प्रोसेस कैलकुलेशन, आप डायरेक्ट यहां पे चीजें कर सकते हैं। ओके, बहुत सारे बच्चे 2-3 महीने अपना प्रोसेस कैलकुलेशन पढ़ने में ही टाइम बर्बाद कर देते हैं। इनकेस आपको वो सब्जेक्ट छोड़ना भी है, लेफ्ट आउट भी करना है तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है उसकी वजह से इंजीनियरिंग नहीं सीख पाओगे। नो, ये जो कंफ्यूजन है ये पहले दूर करो अपना। तो आप यहां से डायरेक्ट कर सकते हो, सवाल में ही डायरेक्ट आप सीख लो, क्योंकि हर सब्जेक्ट में आपको एनर्जी बैलेंस उसी के अनुसार सीखनी पड़ेगी। हर सब्जेक्ट में मास बैलेंस आपको उसी सब्जेक्ट के हिसाब से सीखना पड़ेगा, और जब उस सब्जेक्ट के हिसाब से तुम नहीं सीख पाए हो तो तुम्हारा फिर सवाल फंसेगा। ठीक है, तो जहां पे वो चीज की जो नीड है ना वहीं पे अच्छी तरीके से वो चीज तैयार करो, हर जगह मैंने बताया है। ओके, तो ये था भैया ओवरव्यू। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं सेकंड टॉपिक पर। हेडिंग डालेंगे सारे लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल, कॉन्सेप्ट ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये बेसिक पार्ट आपका कवर हो गया एक्सट्रैक्शन का। हेडिंग डालेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल डायग्राम, कॉन्सेप्ट ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल डायग्राम। और ये बताओ सारे लोग, लाइक सारे लोग सेशन कर देते हो, शेयर कर देते हो कि नहीं आप लोग अपने व्याप पे? सेशन को आप लोग शेयर कर देते हो अपने व्याप पे कि नहीं? सेशन को शेयर कर दिया करो। यस, स्टेटस पे लगा देते हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सारे लोगों से मैं बोलता हूं कि आप लोग ट्राई किया करो, अपने स्टेटस पे लगा दिया करो, अपने जो भी फ्रेंड सर्किल है वहां पे आप लोग लगा दिया करो, सो दैट मैक्सिमम लोगों तक अपनी बात पहुंच सके। ठीक है, जनता की आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए। लोग ज्यादा डट नहीं पा रहे हैं तो फिर ओवरऑल कम बनेगा आपका। ठीक है, तो इंग्लैंड आसानी से फिर चेंज कर लेगी। तो डटना इंपॉर्टेंट है भैया, पिच पे डटोगे तभी रन बनेंगे, डटोगे नहीं तो डिफेंड आराम से हो जाएंगी चीजें। तो डटना इंपॉर्टेंट है। हेडिंग डालेंगे सर लोग कॉन्सेप्ट ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल डायग्राम, कॉन्सेप्ट ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल डायग्राम। कॉन्सेप्ट ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल डायग्राम। आज पावर प्ले में इनकेस लोग डट जाते तो रन होते 70-80। ठीक है, तो वही आपका टारगेट 200 प्लस होता। इतनी अच्छी पिच थी, आराम से शॉट लग रहे थे। ठीक है, खड़े थे एकदम से मार दे रहे थे, हर बॉल पे स्पिन आई तो छक्का मार दिया, ऐसा लग रहा था बगल गली क्रिकेट हो रहा है। इतना तो हम लोग गली क्रिकेट में रखते हैं, छिक्का भैया इस वाली बॉल के दीवार में लग जाए 4 रन, इसमें वो तो ऐसे छक्के चौके मार रहे थे ऐसे कर दे उनका 6 चला जाए, लग रहा था गली क्रिकेट हो रहा है ये तो। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात है डटना। कुछ लग ही नहीं रहा था कि वो जैसे बल्ले को मार रहे थे। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल डायग्राम। इतना तो हम लोग अपने मोहल्ले उल्ले में रखते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल डायग्राम। चलो भैया इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लो, इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कॉन्सेप्ट ऑफ द इक्विलैटर, इक्विलैटर का क्या मतलब होता है?
इक्विलैटरल का मतलब आप लोगों को पता ही है कि तीनों साइडें क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इसके बीच का जो एंगल है वो कितने होगा, 60 डिग्री का होगा। तीनों साइडें सेम होंगी, ये भी साइड सेम होगी, ये भी साइड सेम होगी, वो भी साइड सेम होगी, और जो बीच इसके बीच का एंगल होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री। तो उसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके जी, चलो भाई, यहां पे हम जो रिप्रेजेंटेशन करेंगे वो हम कुछ इस तरीके से करेंगे, ए बी, और जो सॉल्यूट होगा उसको हम टॉप पर मानेंगे, उसको हम लोग कहां पे मानेंगे, टॉप पर। पर्पज समझो, ये जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं उसके पीछे पर्पज क्या है। पर्पज ये है कि हमारा यहां पे हम इक्विलैटरल ट्रायंगल की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे टर्नरी सिस्टम है, ए बी सी क्या है, टर्नरी सिस्टम है। मिसविल कंडीशन की बात कर रहे हैं, मिसविल कंडीशन की बात कर रहे हैं। सर एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे थे वहां पे भी तो टर्नरी सिस्टम था, ए बी सी। आप एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे थे वहां पे भी तो टर्नरी सिस्टम था, वहां पे ट्रायंगल की क्यों नहीं बात करी। एक्सट्रैक्शन में ही हम लोग ट्रायंगल की क्यों बात करते हैं, कोई मेरे को इसका आंसर दे सकता है। हम लोग एब्जॉर्प्शन में भी तो पढ़ रहे थे ए बी सी, और एक्सट्रैक्शन में भी आप एबीसी पढ़ रहे हो, वहां पे भी 3 कंपोनेंट थे, यहां पे भी 3 कंपोनेंट, लेकिन आपने एब्जॉर्प्शन में भी कहीं पे भी इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात नहीं करी। यहां पे आपने इक्विलैटरल ट्रायंगल की क्यों बात की है। दिस इज द माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू जनता, बताओ। जितने बच्चे ये सेशन रिकॉर्डिंग देखेंगे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालेंगे, पहले आंसर डालेंगे तब फिर ये आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मेरा आंसर आपने सुन लिया तो फिर कोई मजा नहीं आएगा। बताओ, आप लोगों ने जो एब्जॉर्प्शन पढ़ा था उसमें भी तो 3 सिस्टम थे, ए बी सी, और जो आप एक्सट्रैक्शन पढ़ रहे हैं यहां पे भी 3 सिस्टम है। तो यहां पे हम लोग ट्रायंगल की क्यों बात कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन में आपने ट्रायंगल की नहीं बात करी थी। बोलो भैया, ट्राई टू थिंक, सोचने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन भी दिमाग में आज तक नहीं आया। पॉइंट ये है, लिसन वेरी केयरफुली, कोई कुछ तो बताओ यार, मैं चाहता हूं आप लोग आंसर दो। एक लोग तो आंसर दो, कोई ना कोई तो आंसर दो। द एक्सट्रैक्शन में प्रोडक्ट हमारे इक्विलिब्रियम पर होता है, एक्सट्रैक्शन में प्रोडक्ट हमारे इक्विलिब्रियम पर होता है, में भी परसेंटेज निकालते हैं, नहीं नहीं, ये गलत है। बोलो भैया, व्हाट इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर ये है कि जब भी हम इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, एबीसी कंपोनेंट की यहां पे बात करेंगे। यहां पे हम बात कर रहे हैं कि जो तीनों कंपोनेंट हैं वो कैसे हैं, मिसविल हैं। तीनों कंपोनेंट कैसे हैं, मिसविल हैं। जब हम एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे थे तो वहां पे जो हम बात कर रहे थे, वहां पे हम लोग जो बात कर रहे थे वो आपने देखा था कि वहां पे जो कंपोनेंट थे आपका ए प्लस बी प्लस सी थे, यहां पे आपके 2 पेयर जो थे वो इमिसविल थे। कैसे थे, इमिसविल थे, राइट। जो 2 पेयर थे वो कैसे थे, इमिसविल थे। यहां पे जो हम बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, मिसविलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मिसविलिटी की बात करेंगे तो इसका मतलब तीनों टर्म आपके पिक्चर में आएंगे। यहां पे जो हम बात कर रहे थे, यहां पे हम बोल रहे थे कि जो अपना फीड जा रही है एयर ए प्लस सी, और जो अपना सॉल्वेंट आ रहा है बी प्लस सी, जो सॉल्वेंट में जो बी कंपोनेंट है और जो यहां पे एयर में जो अपना फीड गैस में है जिसमें ए कंपोनेंट है, ए और बी कैसे इमिसविल हैं, इसकी हम लोग वहां पे बात कर रहे थे। सिर्फ आप लोग बात कर रहे थे किसकी, कि अपना जो सॉल्यूट सी है उसी का गैस से लिक्विड में ट्रांसफर हो रहा है, उसी का गैस से लिक्विड में ट्रांसफर हो रहा है। जब स्ट्रिपिंग की बात कर रहे थे तो हम बोल रहे थे कि जो कंपोनेंट सी है उसी का लिक्विड से गैस में ट्रांसफर हो रहा है। हम लोग कभी ये नहीं बोलते थे कि जो लिक्विड अमाउंट है वो भी अपना गैस में आ गया। मानते थे इस बात को, नहीं मानते थे कभी भी। वहां पे इस चीज का अजम्पशन लेकर हम लोग चलते थे कि हमारा जो बी कंपोनेंट होगा और जो ए कंपोनेंट होगा वो कैसे होंगे, इमिसविल होंगे। तो हमेशा किस पे काम करते थे, 2 कंपोनेंट पर काम करते थे। इसी वजह से वहां पे एक्स वाई डायग्राम आता था। यहां पे हम मान के चल रहे हैं कि तीनों कंपोनेंट कैसे हैं, मिसविल हैं। जब हम बात करेंगे कि इमिसविल की बात करेंगे, अभी क्रॉस करंट ऑपरेशन में पढ़ाऊंगा,
जहां पे मैं इमिसिबल की बात करूंगा तब हम लोग भी यहां पे एक्स वाई डायग्राम की बात करेंगे। एवरीवन आर गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? वहां पे जो हम एब्जॉर्प्शन में बात कर रहे थे, वहां पे बात कर रहे थे कि अपना सिर्फ सॉल्यूट ट्रांसफर हो रहा है, कभी भी सॉल्वेंट और कैरियर एक दूसरे में मिसबिल नहीं होते थे, ये हम लोग वहां पे मान के चलते थे। तो इसी वजह से वहां पे कभी भी ट्रायंगल डायग्राम नहीं आता था। यहां पे तीनों मिसबिल हैं, आपने देखा था मिक्सर में तीनों कैसे हो गए, मिसबिल हो गए, इस वजह से यहां पे ट्रायंगल डायग्राम आएगा। ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, बिल्कुल छोटा सा सवाल है, छोटी सी बात है और यही चीज फंस जाती है वहां पे। चलो जी, ठीक है, गॉट इट, वेरी नाइस। पर्पज क्या है यहां पे इस पढ़ने का कि तीनों मिसबिल हैं, तीनों क्या है, मिसबिल हैं, तीनों मिसबिल हैं। तो हमारा जो पर्पज है वो हमको ये पता करना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल डायग्राम में कोई भी एक मैं पॉइंट बोलूं, किसी भी पॉइंट पर जाके इनकेस मुझे कॉन्सेंट्रेशन पता करनी हो, इनकेस मुझे कॉन्सेंट्रेशन पता करनी हो कि सॉल्यूट की इस पॉइंट पर, ये के पॉइंट है, सॉल्यूट की के पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, ये पता करना है। तो उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है सर लोग समझ लेंगे कि मैं बोलूंगा कि जो ये कॉर्नर है यहां पे अपना ए 100% होगा, ए अपना 100% होगा, और जो बी होगा वो आपका 0% होगा, और जो कॉर्नर है यहां पे जो सी होगा वो आपका 0% होगा। सिमिलरली यहां पे अपना बी 100% होगा, बी आपका 100% होगा, और यहां पे अपना सी 100% होगा। ठीक है, जैसे जैसे मैं इस डायरेक्शन में मूव करूंगा अपना सी घटेगा, जैसे जैसे मैं इस डायरेक्शन में मूव करूंगा आपका, जैसे मैं इस डायरेक्शन में मूव करूंगा तो यहां पे अपना ए डिक्रीज करेगा और सी इंक्रीज करेगा। ठीक है जी, सारे लोग समझ लेना, जैसे मैं इस डायरेक्शन में मूव करूंगा तो ए अपना क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि ए से अवे जा रहे हो, ए से अवे जा रहे हो, और बी के क्लोज जा रहे हो, बी के क्लोज जा रहे हो तो बी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, बी बढ़ेगा, इस डायरेक्शन में बी इंक्रीज करेगा, और ए के अवे जा रहे हो तो ए विल डिक्रीज, ए अपना क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। सिमिलरली इधर, इधर क्या होगा, इधर क्या जा रहा है, सी के अवे जा रहे हो तो सी विल डिक्रीज, और बी के क्लोज जा रहे हो वी विल इंक्रीज। इस लाइन पे मैं बात कर रहा हूं, इस लाइन पर बात कर रहा हूं, इस लाइन पे सिर्फ अपना ए बी लाई करेगा, इस लाइन पे सी क्या होगा, अपना 0 होगा, इस लाइन पर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इस पे सी का परसेंटेज कितना होगा, 0, इस लाइन पर बी का परसेंटेज कितना होगा, 0, क्योंकि ये लाइन कौन सी है, ए सी लाइन है, इस लाइन पर अपना बी सी कितना होगा, इस लाइन पर परसेंटेज ऑफ ए कितना होगा, 0 होगा। ठीक है जी, अब हमको पता करना है कि इस के पॉइंट पर ए तीनों कंपोनेंट होंगे, इस के पॉइंट पर अपना ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा। अब इस के पॉइंट पर अपना ए कितना होगा, बी कितना होगा, सी कितना होगा, ये आपको पता करना है, ये आपको पता करना है। तो इस ट्रायंगल डायग्राम से हम लोग पता कर लेते हैं। ठीक है, ट्रायंगल डायग्राम से पता कर लेते हैं। तो कैसे पता करते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या है सर लोग समझना। मैं क्या करूंगा, इसके परपेंडिकुलर डाल दूंगा, यहां पे मैं क्या करूंगा, परपेंडिकुलर डाल दूंगा, किसका, सी के अपोजिट वाली लाइन में परपेंडिकुलर डालूंगा, ए के अपोजिट वाली लाइन में परपेंडिकुलर डालूंगा, मैं इस लाइन पर इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डालूंगा। तो जो ये वर्टिकल जो लाइन है सी के अपोजिट है, तो इसका मतलब जितना ये डिस्टेंस होगा उतना होगा परसेंटेज ऑफ सी, इतना होगा परसेंटेज ऑफ सी। ठीक है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आपका होगा परसेंटेज ऑफ सी। जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये आपको बताएगा परसेंटेज ऑफ ए, परसेंटेज ऑफ ए। जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है किसके अपोजिट है, बी के अपोजिट है, तो ये बताएगा परसेंटेज ऑफ बी, परसेंटेज ऑफ बी। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ ए प्लस परसेंटेज ऑफ बी प्लस परसेंटेज ऑफ सी मिला के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ ए प्लस का परसेंटेज ऑफ बी, आपने 2 निकाल लिए, तो तीसरे को 100 में से तुम माइनस करके भी निकाल सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी करके निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा, 100%। इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो जो ए के अपोजिट होगा वो परसेंटेज ए, जो ए होगा, जो सी के अपोजिट होगा परसेंटेज सी होगा, जो बी के अपोजिट होगा वो परसेंटेज बी होगा। ठीक है, इतना टर्म सारे लोगों को क्लियर। अब एक सवाल करवा दें तो बिल्कुल मजा आ जाएगा आपका इस पे। ठीक है, तो ये है भैया कॉन्सेप्ट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर जाके हम लोग कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करते हैं, कंपोजिशन की बात करते हैं।
डन। क्वेश्चन लिया जाए, क्वेश्चन लिया जाए क्या, बताओ। क्वेश्चन उठाया जाए, चलो। ये क्वेश्चन है आपके सामने, जरा ये करेंगे। 2008 आईआईसी बेंगलोर ने पूछा था, 2008 आईआईसी बेंगलोर ने आप लोगों से पूछा था। ट्राई करेंगे सर लोग। बताएंगे ये पर्टिकुलर के पॉइंट है, ये क्या है, के पॉइंट है। ये के पॉइंट पर आपका पी कितना होगा, क्यू कितना होगा, आर कितना होगा, ये आपसे पूछा है। इस पर्टिकुलर के पॉइंट पर पी कितना होगा, क्यू कितना होगा, आर कितना होगा, बताओ। बहुत बढ़िया, यस बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। पी को ही सॉल्व करके आंसर आ जा रहा है। तो पी का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, इसके परपेंडिकुलर डाल देंगे। इसके जैसे हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो यहां पे ट्रायंगल काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब 8 ट्रायंगल हैं और आपका परसेंटेज है 100 परसेंटेज है। तो एक ट्रायंगल का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आएगा, एक ट्रायंगल का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आएगा, बोलो। एक ट्रायंगल का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आएगा, 8 ट्रायंगल है, इसको 100 पार्टों में डिवाइड करना है। तो कैसे एक ट्रायंगल का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आएगा, बताओ। एक ट्रायंगल का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आएगा, 100% को 8 पार्टों में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12.5%। 12.5% एक ट्रायंगल का कॉन्ट्रीब्यूशन। अब यहां से हम 1 2 3 4 5 ट्रायंगल हैं, 5 ट्रायंगल है तो कितने परसेंट हो जाएगा, 5 में मल्टीप्लाई बाई 12.5, तो ये आ जाएगा कितना, 62.5। 62.5, तो ये कितना आ गया, परसेंटेज ऑफ पी आ गया, परसेंटेज ऑफ पी आ गया। एक ही से आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्यू परसेंटेज निकालना है तो एक ट्रायंगल का कंट्रीब्यूशन कितना था, 12.5। तो देखो परसेंटेज ऑफ क्यू कितना आ गया, 12.5। परसेंटेज ऑफ आर निकालना है तो इधर चले जाओ, इसके परपेंडिकुलर डाल दिया। कितने ट्रायंगल आ रहे हैं, 1 2 2, तो 12.5 इंटू 2 25%। ठीक है, तीनों को ऐड करोगे तो 100% आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट। तो इस टाइप का कभी भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है इक्विलेटरल ट्रायंगल से, आराम से आप लोग कैलकुलेट कर लो। ठीक है, चलो डन, आराम से बन जाएगा सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हेडिंग डालेंगे सारे लोग, ये वाला पार्ट कवर हो गया ना। हेडिंग डालेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कर्व, इक्विलिब्रियम डायग्राम। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम डायग्राम, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम डायग्राम। हेडिंग डालेंगे सर लोग, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम डायग्राम। जितनी भी हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं, हर थ्योरी का लिंक आपके गेट के एग्जाम से है। फालतू की यहां पे कोई भी चीज नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि रिवीजन चल रहा है।
ठीक है, हर एक कॉन्सेप्ट का इंपॉर्टेंस आपका गेट से रिलेटेड है। तो जितनी भी बात कर रहे हैं पूरी कंप्लीटली गेट ओरिएंटेड बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम डायग्राम। ओके, तो जो एक्सट्रैक्शन में जो इक्विलिब्रियम डायग्राम बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, इस तरीके से, इस तरीके से आपका इक्विलिब्रियम डायग्राम बनता है। ठीक है, इस तरीके से ये आपके एक्सट्रैक्ट फेज और रेफिनेट फेज के इस पे कंपोजिशन होते हैं। एक्सट्रैक्ट फेज और रेफिनेट फेज के क्या होते हैं, कंपोजिशन होते हैं। ओके, तो एक्सट्रैक्ट और रेफिनेट फेज के कंपोजिशन होते हैं। अब मैं बोल रहा हूं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो मैं जब टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, तो मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा मतलब सारे लोग पहले समझेंगे इसका पहले मीनिंग क्या लिखा है। मीनिंग ये है, जैसे ये ए है और ये अपना बी है और ये अपना सी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इतना फ्रैक्शन है, इनकेस मैं इसको एल ले लूं और इसको मैं के ले लूं, इतना जो पार्ट है, इतने पार्ट में ये क्या है, इमिसिबल है। इतने पार्ट में क्या है, अपना सॉल्यूट और जो आपका अमाउंट बी है वो क्या है, इमिसिबल है। ओके, इधर क्या है, ए और सी कंप्लीटली मिसिबल है। इधर क्या है, बी और सी अपना कंप्लीटली मिसिबल है। इधर पार्ट में क्या है, जो ए और बी है इतने पार्ट में क्या है, मिसिबल है। यहां से यहां तक के बीच में मिसिबल है, इतने पार्ट में मिसिबल नहीं है। ए और जो बी है इतने पार्ट में मिसिबल नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं जैसे टेम्परेचर भी मैं बढ़ाऊंगा, ये जो पार्ट है ये होमोजीनियस पार्ट है। मैं बोलूं ये दिस द होमोजीनियस पार्ट, होमोजीनियस फेज मतलब, होमोजीनियस फेज का मतलब कंप्लीटली मिसिबल फेज, कंप्लीटली मिसिबल। इस वाले पार्ट में जो डोम के ऊपर है ये क्या है, कंप्लीटली मिसिबल। जो ये डोम के अंदर है इसमें क्या है, इमिसिबल है। इसमें आपके दो फेज मिल रहे होंगे, यहां पे आपका सिर्फ सिंगल फेज है। मतलब इसकी मैं बात करूंगा, ये आपका सिंगल फेज है, सिंगल फेज। ठीक है, ये एक फेज है। यहां पे क्या है, दो फेज है। इसमें एक्सट्रैक्ट फेज भी है और रेफिनेट फेज भी है। मिसिबल क्यों नहीं है उतने पार्ट में, ये जो इक्विलिब्रियम कर्व है इसका यहां पे कुछ ना कुछ कंपोजिशन आप लोगों को दिखेगा, यहां पे कुछ ना कुछ कंपोजिशन दिखेगा, इस वजह से मिसिबल नहीं है। इनकेस ये वाला पार्ट मेरा यहां पे हो जाता, ये वाला जो पार्ट है ये एक्सट्रैक्ट पार्ट और रेफिनेट पार्ट के क्या है, आउटकम्स हैं। ये क्या है, जो इक्विलिब्रियम जो कर्व बना, ये देखो बना कैसे, ये जो आपका एक्सट्रैक्ट फेज गया और ये आपका रेफिनेट फेज गया। ठीक है, तो ये मोल फ्रैक्शन से बना है, किसके, वाई और एक्स आर। ये मोल डिफरेंट मोल फ्रैक्शन पर बना है। इनकेस यहीं पे आ जाएगा, ये वाला पार्ट जो है यहां से स्टार्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कंप्लीटली मिसिबल। क्या हो जाएगा, कंप्लीटली मिसिबल हो जाएगा। अब जैसे जैसे मैं क्या करूंगा, टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो मिसिबिलिटी इंक्रीज होगी और डिक्रीज होगी। सारे लोग जरा बताओ, मिसिबिलिटी इंक्रीज होगी और डिक्रीज होगी। मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो ये जो ए कंपोनेंट है और जो बी कंपोनेंट है, मिसिबल इजीली तरीके से होगा या मिसिबिलिटी इसमें डिफिकल्ट होगी, जरा ये बताओ। मिसिबल इंक्रीज करेगा, मिसिबिलिटी इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो मिसिबिलिटी इंक्रीज करेगी तो इसका मतलब अब क्या हो गया, ये जो पार्ट है कुछ इस तरीके से आएगा। अभी इतनी रेंज में मिसिबल था, अब ये क्या हो जाएगा, आपका इतनी रेंज में क्या हो जाएगा, मिसिबल हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो इंक्रीज करने का मतलब जो ये श्रिंक कर्व हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक सिंगल फेज की ओर लाई करने लगेगा। अभी आपका सिंगल फेज इतने पार्ट में लाई कर रहा था, अब सिंगल फेज इस वाले पार्ट में भी आ गया है। सिर्फ इतने पार्ट में आपके दो फेज हैं, फिर से मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो अब सिर्फ इतने पार्ट में आपके दो फेज रहेंगे, सिर्फ दो फेज रहेंगे। ये ऊपर वाला जितना भी पार्ट है वो सब क्या है, सिंगल फेज है। सिर्फ एक फेज आपको होमोजीनियस फेज बनता हुआ दिखेगा। फिर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इतने पार्ट में इमिसिबल रहेगा और पूरा क्या रहेगा, मिसिबल रहेगा। ओके,
ठीक है जी। तो जो ये मोल फ्रैक्शन जो गैप है वो कम होता चला जाएगा। अभी आपका क्या था, मोल फ्रैक्शन गैप बहुत ज्यादा था, ये जो ड्राइविंग फोर्स था ये बहुत ज्यादा था, ये मैं बोलूं YE एक्सट्रैक्ट फेज और ये मैं बोलूं रैफनेट फेज। तो जो अभी आपका जो सॉल्यूट निकल रहा था एक्सट्रैक्ट फेज में बहुत ज्यादा निकल रहा था और जो रैफनेट फेज में था वो बहुत कम निकल रहा था। ठीक है, अभी जो आपको ड्राइविंग फोर्स मिल रहा था वो बहुत ज्यादा मिल रहा था। अब आपने फिर से टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, अब वही ड्राइविंग फोर्स घट के क्या हो गया, कम हो गया। ये YE आ गया न्यू केस में और ये आपका XR आ गया, फिर आपका ड्राइविंग फोर्स कम हो गया। अब क्या हो गया, अब फिर और आपका ड्राइविंग फोर्स कम हो गया, ये YE आ गया, ये XR आ गया, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर। तो ये अपना T1 टेम्परेचर होगा, ये अपना T2 टेम्परेचर होगा, ये आपका T3 टेम्परेचर होगा। इन केस गेट के एग्जाम में कभी आपसे ऑर्डर पूछ दिया जाए तीनों टेम्परेचर का, तो ऑर्डर क्या होने वाला है, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ दीज 3 टेम्परेचर, ये इसका ऑब्जेक्टिव था। ऑर्डर क्या हो जाएगा टेम्परेचर का, कोई मेरे को बताएगा। अब इसमें हायर टेम्परेचर कौन सा होगा, ये वाला T3। T3 विल बी ग्रेटर देन, क्यों, क्योंकि इसमें जो ड्राइविंग फोर्स है वो कम है, यहां पे ड्राइविंग फोर्स से ज्यादा है, यहां पे आपका ड्राइविंग फोर्स और ज्यादा है। ठीक है, तो T3, यस, T3 विल बी ग्रेटर देन T2 विल बी ग्रेटर देन T1। इस तरीके से आएगा ये ऑर्डर। तो इसी वजह से जितने भी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होते हैं, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होते हैं ऑलवेज किस पे किए जाते हैं, रूम टेम्परेचर पर। आप जितने भी एक्सट्रैक्शन, आपने कभी नहीं देखा होगा कि इतने टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड 200 डिग्री सेंटीग्रेड, कभी आपने देखा एक्सट्रैक्शन में कहीं पे ये लाइन लिखी हुई? हमेशा क्या किए जाते हैं, रूम टेम्परेचर पर किए जाते हैं। इनकेस टेम्परेचर जैसे बढ़ाएंगे तो एक्सट्रैक्शन कम होगा, मिसिबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जो 2 फेज मिल रहे थे उन फेज की मिसबिल होने के चांसेस रहेंगे, तो इसी वजह से रूम टेम्परेचर पर करते हैं। तो दिस इज द रीजन। हो सकता है कि कभी इस वाले कॉन्सेप्ट से सवाल आ जाए, तो इस वजह से मैंने ये वाला पार्ट यहां पे डिस्कस कर दिया है। ठीक है, सारे लोग राइट डाउन कर लो। नाउ डन। चलो, प्रेशर भी 1 ATM लेंगे, प्रेशर भी, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लेंगे। ओके, जैसे आप प्रेशर और टेम्परेचर फिक्स रखेंगे, ठीक है, जो टेम्परेचर आप ऑपरेट कर रहे हो वो टेम्परेचर भी आपका फिक्स हो जाएगा, प्रेशर भी आपका फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये एक इक्विलिब्रियम जो कर्व है किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर्टिकुलर प्रेशर पर है। इनकेस तुम टेम्परेचर प्रेशर चेंज कर जाओगे तो फिर आपका इक्विलिब्रियम कर्व विल डिस्टर्ब, ये आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों क्या हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम कर्व डिस्टर्ब हो जाएंगे। ओके, आज क्लास यहीं तक रखते हैं। एक 10 बजे मेरी प्लस की क्लास है, आज से इवोपरेटर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो 10 बजे इवोपरेटर की क्लास है, तो आज की क्लास हम लोग यहां तक रखते हैं। ओके, कल आप लोग पढ़ेंगे इसी का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट गेट में आता है, दैट इज द क्रॉस करंट ऑपरेशन। इसी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज द क्रॉस करंट ऑपरेशन। ठीक है, कल हम लोग बात करेंगे किसकी, क्रॉस करंट ऑपरेशन की, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट प्रेशर पर कर्व ऐसे ही चेंज होगा, कर्व जैसे ये चेंज हो रहा है ना, इसी तरीके से आपका कर्व चेंज होगा। टेम्परेचर प्रेशर पर इसी तरीके से आपका चेंज होगा, लेकिन प्रेशर का वेरिएशन नहीं करते हैं। ठीक है, प्रेशर का वेरिएशन करते नहीं है, क्योंकि रूम टेम्परेचर और प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर आपका काम होता है। ओके, तो प्रेशर का यहां पे ज्यादा रोल होता नहीं है एक्सट्रैक्शन में, क्योंकि लिक्विड फेज में प्रेशर के डिफरेंस की वजह से ज्यादा चेंज नहीं आता है। लिक्विड जनरली क्या होते हैं, इनकंप्रेसिबल होते हैं। ठीक है, गैसेस में चेंज ज्यादा आता है प्रेशर के डिस्टर्बेंस से, तो यहाँ पे प्रेशर का इंपैक्ट उतना ज्यादा होता नहीं है, इस वजह से कभी भी प्रेशर की बात नहीं करते हैं। आप लिक्विड लो, लिक्विड क्या होते हैं, जनरली इनकंप्रेसिबल होते हैं, तो प्रेशर का उतना इंपैक्ट दिखता नहीं है, टेम्परेचर का इंपैक्ट दिखता है, जो कि मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। यस, ये प्रेशर का जो गेम है वो आपको दिख जाएगा एब्जॉर्प्शन कॉलम में। एब्जॉर्प्शन कॉलम जहां पे भी वेपर्स बन रही होंगी वहां पे प्रेशर का इंपैक्ट आपको दिख जाएगा, डिस्टिलेशन कॉलम में प्रेशर का इंपैक्ट दिख जाएगा, एक्सट्रैक्शन में प्रेशर का इंपैक्ट नहीं दिखता, इस वजह से यहां पे बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि लिक्विड जनरली क्या आपने पढ़ा होगा, लिक्विड क्या होते हैं, इन जनरल इनकंप्रेसिबल होते हैं, तो प्रेशर ज्यादा भी हो गया सिस्टम का तब भी ज्यादा कुछ खास इंपैक्ट उसमें पड़ेगा नहीं।
यस, ये एडजॉर्प्शन हो रहा होगा, डिस्टिलेशन हो रहा होता और एब्जॉर्प्शन हो रहा होता, वहां पे प्रेशर एक इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले करता है, लेकिन एक्सट्रैक्शन में प्रेशर इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिक्विड्स होते हैं और लिक्विड का इंपैक्ट प्रेशर के चेंज होने से ज्यादा डेंसिटी में चेंज नहीं आता है, ठीक है, डेंसिटी डिफरेंस में ज्यादा चेंज नहीं आएगा। ओके, तो इस वजह से यहाँ पे नहीं, लेकिन गैसेस होता तो उसका प्रेशर का यहाँ पे रोल आ जाता, तो प्रेशर की बात करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी वजह से आपने कहीं पे भी एक्सट्रैक्शन में प्रेशर की बात नहीं करी होगी। रीजन ये है क्योंकि लिक्विड्स क्या होते हैं, जनरली इनकम्प्रेसिबल होते हैं। यस, 10 बजे क्लास हीट ट्रांसफर ऑपरेशन की है प्लस वाले स्टूडेंटों के लिए, ठीक है। आज से मैं स्टार्ट करूंगा इवेपोरेटर, ठीक है। तो जितने भी बच्चे इवेपोरेटर पढ़ना चाहते हैं वो लोग आज से आ सकते हैं, ठीक है। जितने भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं इवेपोरेटर्स वो लोग आज मिल सकते हैं शाम को, ठीक है, 10 बजे अभी नाइट में, ठीक है, 10 PM पर आज से स्टार्ट हो रही है। ये एक्चुअली क्लास 4 PM पर होती है, 4 PM पर होती है। आज ये रिशेड्यूल मैंने 10 बजे कर दी थी, आज मैंने ये रिशेड्यूल 10 बजे कर दी थी, कल आपको अपने सेम टाइम पर मिलेगी 4 बजे, ठीक है। एक ये ऐसा टाइम है, कॉलेज वगैरह से भी बच्चे आ जाते हैं और शाम वाला टाइम रहता है, आराम से फ्रेश होकर आराम से पढ़ सकते हैं। 1.5 घंटे की डेली क्लास चलती है, ओके। तो ये आप लोग कर सकते हैं। आज वाली मैंने क्लास शिफ्ट कर दी थी, आज से एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इवेपोरेटर। तो जितने भी बच्चे हीट ट्रांसफर पढ़ना चाहते हैं वो देखो यार प्लस पर मिलेगा, ठीक है। सारी कंटेंट अलाउड, सारा कंटेंट अलाउड नहीं है कि यूट्यूब पर मैं करवा दूं, ठीक है। यस, मैक्सिमम कंटेंट मैंने यूट्यूब पर ऑलरेडी 5 सब्जेक्ट इस बार करवा दिए। और कितना कंटेंट आपको चाहिए, ठीक है, 5 सब्जेक्ट इस बार, इतने बड़े बड़े बिग सब्जेक्ट केमिकल इंजीनियरिंग के जितने भी होते हैं वो सब करवाए हैं हमने। 55 नंबर का इस बार मैंने आप लोगों को कंटेंट दिया है, मास ट्रांसफर से लेकर आईपीसी, थर्मोडायनामिक्स के दोनों पार्ट, ठीक है, हीट ट्रांसफर, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ठीक है, ढेर सारा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड किया है। अगली बार प्लस पे 1-2 सब्जेक्ट और दे देंगे, केमिकल इंजीनियरिंग का पैकेज आप लोगों का कंप्लीट होगा, ठीक है जी। तो जितने भी बच्चे प्लस के स्टूडेंट हैं वो शाम को 10 बजे मेरे से मिल सकते हैं, जहां पे मैं इवेपोरेटर आज से स्टार्ट करूंगा। काफी इंटरेस्टिंग है, यू विल एंजॉय। पहले से मैं नहीं बोलूंगा, आप लोग पढ़ लो, आप लोग खुद इसका फीडबैक बोलोगे, ठीक है। ये एक्चुअली काफी अच्छा है, एंजॉय करोगे आप लोग इसको। चलो कल हम लोग इसकी बात करेंगे, कल ये सारे मैं क्वेश्चंस भी आप लोगों को लगवाऊंगा, कल वाली क्लास में आना, तो ये सब मैं चीजें आप लोगों को कल करवाऊंगा, ठीक है। चॉइस ऑफ द सॉल्वेंट की भी बात करेंगे, इसकी मैं बात करूंगा, कैसे हम लोग निकालते हैं, ये सब बात करेंगे। लास्ट मंत्रा सारे लोगों को मैं देकर जाऊंगा। जितने भी स्टूडेंट करंट टाइम पे 2022 की बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं और जो करंट आपका फेज चल रहा है उसमें आपको 3 चीजें कंटिन्यू करनी है। कंप्लीट जो सब्जेक्ट आपके नहीं हुए हैं उनको कंप्लीट करना है, ठीक है। जो सब्जेक्ट आपके हो गए हैं प्रॉपर तरीके से एक आपका रिवीजन होना चाहिए। और टेस्ट सीरीज सारे बच्चे दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, सारे लोग टेस्ट सीरीज जरूर दो, ठीक है। जितने सब्जेक्ट आपके नहीं हुए हैं उनको साइड बाय साइड कंप्लीट करते रहो। जो सब्जेक्ट आपके हो गए हैं लिख लिख के रिवीजन करो। रिवीजन जब भी आपको करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ लिख लिख के रिवीजन करना है, ठीक है। बैठो, लिखते चले जाओ, फार्मूले लिखते चले जाओ, जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़ लिए हैं। हर सब्जेक्ट को बार बार अब पढ़ने की आपको नीड नहीं है, सवाल लगाओ, ठीक है। जो मैंने MR100 सीरीज करवा दी है, क्वेश्चंस लगाओ, टॉप क्लास के आपके क्वेश्चंस होने चाहिए, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है। इसकी एनालिसिस करो, ये काम आप लोगों को करना है, सारे लोगों को, ये मेरा फाइनल मंत्र है। तो आपने देखे लेक्चर, आप लोग एंजॉय कर रहे हो सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और रेगुलर रहना है, जिस तरीके से आप लोग बेटा स्टैंड दिखा रहे हो इसी तरीके से आप लोगों को रेगुलरिटी मेंटेन करनी है और प्रॉपर तरीके से आपको सारी चीजें मिलने वाली हैं, आप लोग फील भी कर पा रहे होगे, राइट। नाउ बेटा कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों को दे देता हूं 1 मिनट के अंदर। बात क्या है कि जो भी स्टूडेंट अनअकैडमी का क्रैश कोर्स बेटा फॉलो करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी पे आप लोगों को लगता है कि सारे एजुकेटर्स का मेरे को क्रैश कोर्स जल्दी से कंप्लीट करना है, तो अनअकैडमी आप लोगों को बेटा 5999 में एक कोर्स आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है 3+1 मंथ्स का, यानी कि 3 महीने का बेटा ये कोर्स है, जहां पे 1 महीने का आपको एक्सटेंशन भी मिल रहा है। यानी कि ओवरऑल मैं बात करूंगा तो 4 महीने का कोर्स आपको 5999 में आप लोगों को मिल जाएगा। तो जिन भी स्टूडेंटों को शॉर्ट टाइम के लिए ज्वाइन करना है वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसको बेटा डिस्काउंट लेने के लिए तो बेटा डिस्काउंट कोड होगा आपका MR100, ठीक है। इस रेफरल कोड को आप यूज करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यस, जिस स्टूडेंट का टारगेट लंबा है, टारगेट बड़ा है, उनको लगता है कि मेरे को सर 2026 अटेम्प्ट करना है, तो 26 के लिए बेटा हम लोगों का सिकर बैच लॉन्च हो चुका है। 26 के लिए हम लोगों का सिकर बैच लॉन्च हो चुका है। तो जिस भी स्टूडेंट को ज्वाइन करना है उसके लिए बेटा अभी 15 मंथ का ऑफर आपके पास अवेलेबल है 14,999 में, ठीक है। डिस्काउंट कोड रहेगा MR100, ठीक है। दिस इज द डिस्काउंट कोड। आप 14,999 में बेटा आप लोग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं 15 महीने का। जिस भी स्टूडेंटों को
26 का टारगेट है। जो बच्चे 26 में स्टार्ट करना चाहते हैं वो लोग बेटा सीकर बैच को स्टार्ट करेंगे और यहां से प्रॉपर तरीके से सारी चीजें करने वाले हैं। इसके साथ साथ आपको क्या काम करना है, जैसे ही बेटा आप लोग किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो एक गाइडेंस की आपके लिए नीड होती है, तो एक गाइडेंस के साथ आप लोगों को कंटिन्यू करना है। तो आपको काम क्या करना है, यहाँ पे बेटा टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक दिया गया है इसको आप लोग ज्वाइन कर लेना, मेरे से एक बार बात कर लेना, अपनी स्ट्रेटेजी पूछ लेना, अपना प्लान पूछ लेना कि कौन से सब्जेक्ट के साथ मेरे को स्ट्रॉन्ग, कौन से सब्जेक्ट के साथ मेरे को स्टार्ट करना है। मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूं, मैं जॉब के साथ हूं, मैं एमटेक कर रहा हूं, राइट। तो आपका बेटा हर स्टूडेंट का प्लान अलग अलग होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लान पर बात कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बेटा सारी चीजें मिलने वाली हैं। जैसे ही आप लोग रेफरल कोड यूज करेंगे MR100, सारे फीचर्स आप लोगों के लिए एक्टिव हो जाएंगे। 1-to-1 गाइडेंस बाय मी आप लोगों को प्रोवाइड होगा, राइट। जहां पे टॉप स्कोरिंग क्वालिटी जो सब्जेक्ट होते हैं वो मैं आप लोगों को 2026 के लिए पढ़ाने वाला हूं। MTO, HTO, IPC, थर्मो इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स ये कवर होंगी आप लोगों की। आप लोगों को एक एक्सक्लूसिव डेडिकेटेड ग्रुप मिल जाएगा, PYQs और असाइनमेंट मिल जाएंगे, और भी सारी चीजें आप लोगों को बेटा यहां पे PSU में कैसे जाएंगे उसके लिए इंटरव्यू सीरीजेस, ओके एमटेक करने जाएंगे उसके लिए आप लोगों को बेटा काउंसलिंग सेशंस मेरे थ्रू सारी चीजें आपको मिलेंगी। बस आपको अपने एंड से क्या काम करना होगा, ड्यूरिंग द ज्वाइनिंग द प्लस और आइकॉनिक कोर्स बेटा इस रेफरल कोड के साथ आप लोगों को आना है, मेरे से एक बार बात कर लेंगे, यहां पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और भी सारी चीजें आप लोगों के लिए एक्टिव हो जाएंगी। ठीक है, चलो फिर थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू ऑल ऑफ यू।